नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाटलिपुत्रा स्टडी एक्सप्रेस में। मैं आप लोगों के लिए आज एक ऐसा टॉपिक लेकर के आया हूं जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में एक ना एक प्रश्न ज़रूर पूछे जाते हैं। खास करके जो हम देखें तो बिहार के जो है एग्ज़ाम को लेकर के प्रीवियस देखें, चाहे बिहार बीपीएससी हो या बिहार दरोगा हो, हर एग्ज़ाम में आपको पर्यावरण एंड इकोलॉजी से, पारिस्थितिकी से जो है एक ना एक प्रश्न ज़रूर पूछे जाते हैं। पिछले जो है आप देखेंगे 1717 बिहार दरोगा या 2446 या अभी जो है देखेंगे 2213, ये सभी जो है पीटी और मेंस दोनों शिफ्ट जो भी एग्ज़ाम हुआ है, सभी एग्ज़ाम में आपको एक दो प्रश्न आपसे ज़रूर पूछे गए हैं। तो मैंने उस टॉपिक को उठाया है आज, जिससे आपको हर एग्ज़ाम में एक ना एक प्रश्न जो है आपको निश्चित करता है, एक नंबर ज़रूर दिलाता है। तो हम वैसे आज टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आपको जो बोर्ड पर देख रहे होंगे, मेरा आज टॉपिक होगा पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। इसका मैं पूरा निचोड़ निकाला हूँ, कई सारी बुकों का संग्रह किया हूँ, एक जगह पे आप लोगों को देने का कोशिश कर रहा हूँ, ताकि किसी भी परीक्षा के समय आप कम से कम समय में आप सभी चीज़ों को और आसानी से आप रिविजन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो आज हम इन्हीं सभी टॉपिक पर जो है आप चर्चा करेंगे और विस्तृत चर्चा करेंगे, ताकि आपको किसी भी और दूसरे जो है वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगा पर्यावरण से संबंधित। ठीक है, तो आज आइए हम देखते हैं, आज का अपना जो है सेशन शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा घटक अजैविक घटक नहीं है। ठीक है, यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा घटक जो है वो कौन सा अजैविक घटक नहीं है। अजैविक नहीं है यानी क्या होगा, वो जैविक होगा। दो ही घटक होते हैं आपको, कौन, एक जैविक घटक, एक अजैविक घटक। अजैविक घटक में सबसे पहले हम देख लेंगे चीज़ों को, इसमें क्या क्या चीज़ें आते हैं। तो अजैविक घटक और जैविक घटक में देखेंगे, इसमें जो है वैसे चीज़ें आते हैं जो सजीव वस्तुएं। जैसे जैविक की बात करेंगे तो इसमें कौन कौन सी वस्तुएं आते हैं, सजीव वस्तुएं इसमें आती हैं। जैसे पेड़ पौधा हो गया, ठीक है, पेड़ पौधे हो गए, या कोई भी जानवर हो गया। जैसे पेड़ पौधे की बात करते हैं हम, पेड़ पौधे की बात करते हैं, या जो है आप जंतु ये सब की बात करते हैं, तो सभी किस में आते हैं, सजीव में आते हैं। और सजीव वस्तुएं जितने भी होती है वो सभी क्या होती है, वो जैविक घटक के अंतर्गत आती है। जैविक मतलब कि उसको गलाकर सड़ा करके जो हम क्या कर सकते हैं, गलने सड़ने के बाद क्या होता है, एक जो उर्वरक के रूप में लेता है। तबकि हम अजैविक की बात करते हैं तो अजैविक घटक में कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी। जैसे आपको जल की बात करते हैं, ठीक है, पृथ्वी की बात करते हैं, तो ये सब जो है पहाड़ है, ठीक है, पहाड़ जो है ये सभी जो है किस में आ जाएंगे, अजैविक घटक में। तो सबसे पहले हम देखेंगे चीज़ों को कि जैविक घटक और अजैविक घटक, ये दोनों की चीज़ों को हम समझ लेंगे। ठीक है, तो ये प्रश्न आपको आसानी से बन जाएगा। तो प्रश्न पूछा जा रहा है आपको अजैविक चीज़ें, तो इसमें जो है यानी कि जैविक इसमें कौन है, तो आप घटक, जितने भी आप घटक होती हैं, ठीक है, उस किस में आती है, वो आपको जैविक में आती हैं। जैसे मैंने बात किया जो अजैविक में कौन आ जाएंगे, आपको वायु हो जाएगा, मृदा होगा, जल, ये सभी जो है किस में आ जाएंगे, अजैविक में आ जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस अवधारणा का संबंध सतत विकास से है। कौन सी अवधारणा है, कौन सी ऐसी सिद्धांत है, कौन सी ऐसी सिद्धांत है जिसका संबंध जो है आपको सतत विकास से है। ठीक है, सतत विकास से है, इसका संबंध जो है किससे है, तो आपको ये जो है आपको नियतवादी से, किससे है, आपको नियतवादी सिद्धांत से संबंधित है या अवधारणा से संबंधित है। ठीक है, तो क्या प्रश्न था, इनमें से कौन सी अवधारणा, अवधारणा मतलब जो है आप समझ लीजिए आपकी सिद्धांत। अवधारणा मतलब क्या हुआ, आपको सिद्धांत हो गया। ठीक है, इसको नियतवादी नहीं, जो है क्या होगा, नवनियतवादी। ये किसका संबंध किससे है, नवनियतवादी से इसका संबंध है। अगला प्रश्न देखेंगे, इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था, तो आपको किया गया था अर्नेस्ट हेकल के द्वारा किया गया था, अर्नेस्ट हेकल के द्वारा किया गया था। मैंने एक चीज़ और बता दूं कि मैंने वैसे ही प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो आपके लिए काम के होंगे, जहाँ पे आपको चर्चा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उन प्रश्नों को मैं जो है आपको आगे जो है बढ़ जाऊँगा। इकोसिस्टम शब्द की पहली बार प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, तो इको सिस्टम, ये जो है शब्द का प्रश्न जो है आपकी बात आएगा, तो सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो आपको टेंसले के द्वारा ये जो है प्रयोग किया गया था।
ऊर्जा की 10% का नियम किसने दिया? ठीक है, ऊर्जा का जो है 10% नियम जो है किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था आपको लिंडमैन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? लिंडमैन के द्वारा दिया गया था। इसको पहले समझेंगे हम, ऊर्जा का 10% नियम क्या होता है। सबसे पहले जो तो क्या होता है आपको, उत्पादक होता है। ठीक है, इसके बाद जो होता है, क्या होता है, प्राथमिक उपभोक्ता। क्या होता है? प्राथमिक उपभोक्ता। इसके बाद होता है आपको द्वितीय उपभोक्ता। इसके बाद होता है आपको तृतीय उपभोक्ता। ठीक है, इसके बाद होता है कौन सा? तृतीय उपभोक्ता। यही 3 उपभोक्ताओं को हम पढ़ते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता। सबसे पहले जो उत्पादक होता है, कोई भी वस्तु जो है क्या होता है, उसका उत्पादन किया जाता है। जैसे हम बात करें कि पेड़ पौधे की, इसका उत्पादन किया जाता है और हम लोग इस चीज़ को क्या करते हैं, उपभोग करते हैं, खाते हैं। तो इसमें जो है जो भी जो है जीव, ठीक है, डायरेक्ट जो उत्पादों को खाता है तो उसको कितना एनर्जी मिलता है, यानी 100% ऊर्जा मिलता है। अगर हम बात करें बकरी को, जैसे हम बात करते हैं बकरी को, ठीक है, बकरी जो है किसी भी घास पात को जैसे खाता है, उत्पादक है, उसको कितना एनर्जी मिलता है? 100% एनर्जी मिलता है। अब जो बकरी को खाएगा इसका 100% का कितना मिलेगा? 10%, यानी कि कितना हो गया आपको? 10। यानी कि दूसरा उपभोक्ता में आ जाए, किसको मिलेगा? कितना? 10%। अब बकरी को भी जो खाएगा, यानी कि बकरी को मनुष्य खा लिया, मनुष्य को जो भी अगर कोई खाता है, जैसे कि हम मान लें शेर खा ले शेर, तो इसका भी 10% का 10% मिलेगा, यानी कि कितना मिलेगा? 1%। ठीक है, तो ये चीज़ 10% का नियम ये चीज़ बताता है कि आप किस जो है चीज़ को खा रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। तो सबसे ज़्यादा जो आपको एनर्जी किसको मिलता है? तो प्राथमिक उपभोक्ता को मिलता है। जीवित कोशिका की खोज किसके द्वारा किया गया था? यहाँ पे 2 चीज़ होती है, एक जीवित कोशिका, एक मृत कोशिका। ठीक है, तो इससे प्रश्न पूछा जा रहा है कि जीवित कोशिका की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो जीवित कोशिका की खोज जो किया था आपको लीवन-हॉग के द्वारा किया गया था, जबकि वही आपको मृत कोशिका की बात करेगा। ठीक है, मृत कोशिका की बात करेगा तो किसके द्वारा? रॉबर्ट हुक के द्वारा मृत कोशिका की खोज की गई थी। निम्न में से कौन सा इकोसिस्टम मानव निर्मित है? ठीक है, जो कौन सा जो है इकोसिस्टम है जो मानव के द्वारा निर्मित किया गया, यानी कृत्रिम तरीके से उसको जो है बनाया गया है। तो ये आपको ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो आपको ये समुद्र है, जो कि एक क्या मनुष्य के द्वारा कभी बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता है। उसी तरह से नदी हो गया, वन हो गया, लेकिन इसमें एक चीज़ बगीचा देखेंगे। ठीक है, तो बगीचा क्या होता है? एक मानव द्वारा कृत्रिम तरीके से उसको जो है सुव्यवस्थित ढंग से जो है उसका बनाया जाता है, उसको रोपित किया जाता है। तो आपको इसी में यही चीज़ पूछा जा रहा है कि मानव द्वारा निर्मित कौन सा है? तो आपको बगीचा जो है मानव द्वारा स्थापित किया जाता है। सबसे अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा होता है? सबसे क्या है? अस्थाई, मीन्स इसमें ज़्यादा न जो है बढ़ोतरी होती है, न तो जो है ज़्यादा कमी होती है। तो ये जो है आपको एक हमेशा अस्थायी तो बना करके रखता है, वो कौन है? समुद्र है। क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं कि समुद्र की बात करते हैं तो पृथ्वी पर जो है आपको 71% तक क्या है आपको जल से ही पृथ्वी पूरी तरह से ढका हुआ है। तो इसमें जो है समुद्री जो है पानी में जो है वाटर में, इसमें जो है कभी ज़्यादा कमी बेसी की ये चीज़ नहीं होती है। निम्न में से कौन मृत्योपजीवी है? ठीक है, मृत्युपजीवी की बात करेंगे तो जितने भी अपघटक होते हैं, जिसको हम सड़ा गलाकर क्या करते हैं, जैविक तरीके से जो एक उर्वरक के रूप में प्राप्त करते हैं, तो वो सभी जो है किस में आते हैं? आपको मृत्युपजीवी में आते हैं। पृथ्वी का सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी का जो सफाई कर्मी जो है आपको कहा जाता है, गिद्ध को कहा जाता है। क्योंकि गिद्ध को देखेंगे जो आप भी तो हमारे जो है आम जीवन में आपको देखने के लिए भी ये सब चीज़ें क्या हो गई है, बहुत ही सपना हो गया है। गिद्ध जो है अभी वर्तमान में आपको बहुत कम मिलेंगे देखने के, या शायद नहीं भी मिलेंगे, क्योंकि ये सभी चीज़ें क्या होती थी, पहले की चीज़ों में देखा जाता था कि जो भी जानवर जो है क्या होते थे, मर जाते थे, उनको जो है मरने के बाद जो है आपको उसके मांस को ये सब चीज़ों क्या करते थे, खा जाते थे। तो इसीलिए जो है इनको बोला जाता है आपको क्या पर पृथ्वी का सफाई कर्मी। जितने भी गंदगी होती थी जो है या जानवर जो मरते थे उनके मांस को जो है खाने का काम करता था कौन? गिद्ध करता था। ऊर्जा का पिरामिड सदैव कैसा होता है? देखिए ये जो है ना प्रश्न आपको कई तरह से पूछे जाते हैं। ठीक है, ऊर्जा का पिरामिड जो है पूछा जा रहा है, तो ऊर्जा का पिरामिड जो होता है हमेशा जो है सीधा होता है। ये चीज़ को आप रट लीजिए, याद रख लीजिए, ये जो है कभी भी बदलने वाला चीज़ नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये जो जब भी एग्जाम में पूछेगा तो आपको डायरेक्ट ये प्रश्न दिया जाएगा कि ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है, तालाब का पिरामिड कैसा होता है, इसका भी पूछेगा, संख्या का कैसा होता है। तो सभी को हम बारी बारी से भी देखेंगे। तो यहाँ से ऊर्जा का पिरामिड हमेशा क्या होता है? हमेशा आपको सीधा होता है। तालाब में जैव भार का पिरामिड कैसा होता है? देखिए यहाँ से तालाब से 2 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। एक जो है आपको तालाब में
जैव भार का पूछा जाएगा, प्रश्न यहाँ से चेंज होगा, ठीक है। एक जैव भार होगा, अब एक होगा जैव संख्या। क्या होगा, यहाँ से आप एक हो गया आपको जैव संख्या। यहाँ से प्रश्न को ध्यान दीजिएगा, एक दोनों प्रश्न होगा तालाब से ही शुरू होगा, लेकिन एक में होगा जैव भार होगा, एक में होगा जैव संख्या होगा, ठीक है। तो यहाँ से पूछा जा रहा है कि आपको तालाब में जैव भार की बात करेगा तो जैव भार का जो है पिरामिड हमेशा उल्टा होता है, जबकि जैव संख्या की बात करेंगे तो इसका जो होता है सीधा होता है। क्या होता है, सीधा होता है। तो आप जो है तालाब केवल पढ़ के जो है आप आंसर को नहीं दीजिएगा, वहाँ पर देखिएगा कि आप जैव भार है या जैव संख्या है, ठीक है। भार और संख्या दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगला प्रश्न है तालाब में जैव संख्या, वही प्रश्न आ गया कि जो है तालाब में जैव संख्या का बात करेंगे तो हमेशा इसका पिरामिड क्या होता है, हमेशा सीधा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जैव संरक्षण का, ठीक है, इंस्टीट्यूट स्वाधीनिक तरीका है, नहीं है, ठीक है, स्वाधीन तरीका नहीं है। तो इसमें जो पूछा जा रहा है कि इसमें इस सब चीज़ों को आपको देखा जाता है, जैसे राष्ट्रीय उद्यान की बात करें या जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र या वन्य जीव अभयारण्य, ये सब में जो भी जानवर रहती हैं वो जो है स्वतंत्र रूप से रहते हैं, लेकिन चिड़ियाघर में जो भी जानवर रहते हैं वो आपको स्वतंत्र रूप से नहीं रहते हैं। इसीलिए यहाँ पे जो है स्वसंधानिक जो है, इसका मतलब वही हुआ कि ये सब जो है चिड़ियाघर में जो रखे चीज़ों को, जो भी जानवर होते हैं, चाहे बाघ हो, शेर हो, हाथी हो, ये सबको क्या रखा जाता है, एक जो कैदी की तरह बना करके रखा जाता है, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान में इस तरह से नहीं होता है। पृथ्वी के फेफड़े के नाम से किसे जाना जाता है, अमेजन वर्षावन को, ठीक है। अमेजन वर्षावन को जो है पृथ्वी का फेफड़ा के रूप में इसलिए जाना जाता है कि अमेजन की हम बात करेंगे तो ये जो कहाँ पे स्थित है, अमेजन जो है आपको ब्राज़ील में स्थित है, ठीक है। अमेजन जो कहाँ स्थित है, आपको ब्राज़ील में स्थित है, और वहाँ पे जो है इस पे जो है एक मुख्य रेखा गुजरती है, एक मुख्य रेखा गुजरती है जिसको हम कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ठीक है, या इसको हम कहते हैं भूमध्य रेखा, ठीक है। कौन सी रेखा, भूमध्य रेखा कहा जाता है। और भूमध्य रेखा पर जो है आप सब पढ़े होंगे कि भूमध्य रेखा पर जो है यहाँ पे क्या होती है, सालों भर पृथ्वी का सूर्य का प्रकाश हमेशा पड़ता है, क्योंकि इधर भी जो है कर्क रेखा तरफ भी जाती है और सूर्य या मकर रेखा की भी तरफ जाती है, तो यहाँ हमेशा सूर्य का प्रकाश हमेशा बना रहता है, जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पर टेम्परेचर हमेशा बना रहता है। जब टेम्परेचर कहीं भी होगा तो क्या होगा, जब भी सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो वहाँ जो पानी भाप बन के उड़ती है, और भाप जब उड़ेगी तो क्या होगा, बादल बनेंगे, और बादल जब बनेंगे तो यहाँ पर वर्षा होगी। इसलिए जो हमेशा वर्षा यहाँ पे होते रहती है, इसका हमेशा ज़्यादा वर्षा होगी, तो वर्षा होने के कारण क्या होगा, पेड़ पौधे उगेंगे। और ये पेड़ पौधे जब उगते हैं तो ये जो है बहुत ही यहाँ पे लंबे लंबे वृक्ष होते हैं, ठीक है। पेड़ पौधे जो है उगते हैं तो यहाँ के वृक्ष जो होते हैं वो लंबे लंबे होती है। इनकी पूछा जाता है यहाँ की पत्तियाँ जो होती है पौधे की क्या होती है, तो यहाँ की पत्तियाँ जो होती है पौधे की काफ़ी चौड़ी होती है, क्योंकि यहाँ जल की मात्रा ज़्यादा है, ठीक है। पेड़ पौधे की पत्तियां जब चौड़ी नहीं होगी तो प्रकाश संश्लेषण भी नहीं होगा उतना, इसलिए प्रकाश संश्लेषण ज़्यादा होने के लिए पेड़ पौधे की पत्तियां भी क्या हो जाती है, काफ़ी चौड़े हो जाती है। अब जब पेड़ पौधे रहेंगे तो वहाँ से ऑक्सीजन रिलीज होगा, तो ऑक्सीजन बहुत अधिक मात्रा में रिलीज होता है, और ये किस में होता है, तो अमेजन वर्षावन में। देश की बात किया जाएगा तो कहाँ पर स्थित है, आपको ब्राज़ील है, ठीक है। यहीं से जो है आपको ब्राज़ील जो है देश की बात करेंगे तो ब्राज़ील, और आपको कंटिनेंट हो जाए, महादेश कौन सा हो जाएगा, आपको दक्षिणी अमेरिका में, ठीक है। यहीं से एक और पूछा जाता है, जो है इसी वर्षावन से एक नदी निकलती है, उसका नाम क्या है, अमेजन नदी, ठीक है। कौन सी नदी, अमेजन नदी जो है यहीं से निकलती है, जो कि बहाव के दृष्टिकोण से विश्व का सबसे बड़ी नदी के रूप में जानी जाती है। पृथ्वी पर सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ मिलती है, ठीक है। जैव विविधता हमेशा ये शब्द जैसे भी आपके पास आएगा हमेशा ये चीज़ को ध्यान में रखना है, चाहे इंडिया में हो या पूरे वर्ल्ड में हो, वैसे जगहों पर सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाएगी जहाँ पे आपको वर्षा ज़्यादा होगा। वर्षा ज़्यादा कहाँ होगा, तो आप भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्र में ही हमेशा वर्षा ज़्यादा होगी, ठीक है। तो यहाँ से पूछा जा रहा है कि सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ होगा, तो मैंने बात किया जो है भूमध्य रेखा। जैसे पृथ्वी की हम बात करते हैं तो जैसे पृथ्वी को 2 भागों में जो बांटती है, इसको इक्वेटर या जो है इसी को 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहा जाता है। तो इधर हो जाता है कौन सा, उत्तरी, ठीक है, नॉर्थ, और इधर में हो जाता है आपको साउथ, ठीक है। तो सबसे अधिक वर्षा जो होती है इसी वाला क्षेत्र में होता है, आपको कर्क रेखा और भूमध्य रेखा, ठीक है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाले क्षेत्र में हमेशा कभी भी ऐसा प्रश्न रहेगा, हमें ध्यान देना है कि इस बीच में जो भी देश होंगे वहाँ पे ही जैव विविधता सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो आपको यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, भूमध्य रेखा।
भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? हम जब भारत की बात करते हैं तो भारत में सबसे अधिक जैव विविधता जो है आप देखेंगे जो है भारत के जो है आपको प्रायद्वीपीय भारत, इसको क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय भारत। भारत को जो है आपको कौन सा 22 डिग्री नॉर्थ अक्षांश, 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश के जो है आपको दक्षिण वाला जो क्षेत्र आता है इसको क्या कहा जाता है? प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। कौन सा? प्रायद्वीपीय भारत। ये प्रश्न पूछा जा चुका है आपको पीसीएस में कि आपको कितने डिग्री अक्षांश के दक्षिण वाले क्षेत्र को आपको प्रायद्वीपीय भारत में रखते हैं, तो 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से दक्षिण वाला क्षेत्र जो होता है आपको प्रायद्वीपीय भारत होता है। अब यहाँ से हम देखेंगे गुजरात से लेकर के यहाँ तक एक जो है आपको पर्वतमाला जो है फैली हुई है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है सह्याद्री। क्या नाम है? सह्याद्री पर्वतमाला, जो कि पश्चिमी घाट में फैला हुआ है। ठीक है। अब यहीं पे जो है सर्वाधिक वर्षा होती है, यहीं पे जो है आपको केरल में है। यहाँ पे क्या है? शांत घाटी है। ठीक है, इससे संबंधित भी आपको प्रश्न आएगा। शांत घाटी कहाँ स्थित है? तो आपको केरल में है। आपको यहाँ पे स्पेसिफिक जगह नहीं दे करके आपको पूरी एक जो है श्रृंखला को पूछा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा जो आपको जैव विविधता कहाँ होगी, तो आपको यहाँ पे पश्चिमी घाट। अब घाट का नाम पूछेगा कौन सी घाट, तो आपको सह्याद्री। ठीक है, सह्याद्री पर्वतमाला डायरेक्ट आपको दे सकता है, या उसमें भी और जो है आपको जगह सटीक पूछा जाएगा तो शांत घाटी जो कि किस राज्य में है? आपको केरल में स्थित है। निम्न में से किस क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है? तो देखिए क्रांति जो है क्या होता है, जो है सबसे पहले जो है क्रांति को किसको कहते हैं? जैसे हम देखेंगे दूध क्रांति, दूध के लिए जो श्वेत क्रांति आया, आपको खाद्यान्नों के लिए जो हरित क्रांति आया। इस तरह से जो है कई सारी क्रांति लाई गई अलग अलग क्षेत्रों में। हमारे पास देखते हैं कि अभी जो है दूध उत्पादन में बात करेंगे तो भारत का स्थान पूरे विश्व में जो है आपको भारत का स्थान प्रथम है। इसमें जो है दूध की आपको उपलब्धता बढ़ाने के लिए, इसको उत्पादन बढ़ाने के लिए हमारे देश में कई तरह के काम किए गए। जैसे जो है आपको गाय या भैंस जो दूध वाले नस्ल, अधिक से अधिक नस्ल जो जिसमें जो है आपको दूध का उत्पादन किया जा सके। ठीक है, तो इसमें जो है श्वेत क्रांति की बात करते हैं तो श्वेत क्रांति जो है किससे संबंधित है? आपको दुग्ध से संबंधित है। अमृत क्रांति की बात करें तो आपको इस किससे संबंधित है? नदी जोड़ परियोजना, नदी जोड़ परियोजना से संबंधित है, क्योंकि नदियों को एक दूसरे से आपको क्या किया गया है? कनेक्ट किया गया है, जोड़ा गया है। वैसे नदियां जिसमें पानी जो है ज़्यादा होती है या वो बर्बाद हो जाती है, उसको वैसे नदियों में जोड़ना था जिसमें पानी की मात्रा कम होती है, मरुस्थलीय क्षेत्र में आते हैं। ठीक है। विश्व में हरित क्रांति का जनक किसको कहा जाता है? विश्व की पूरे बात करते हैं तो पूरे विश्व में जो हरित क्रांति का जनक है आपको नॉर्मन बोरलॉग। जबकि भारत में बात करेंगे तो भारत में हरित क्रांति का जनक कौन थे? एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक है। हरित क्रांति जो है वर्गीज कुरियन हुई गई आपको किससे? दुग्ध उत्पादन से। ठीक है। हरित क्रांति की हम बात करते हैं तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब होती है? 1966-67 में होती है। ठीक है, कब? 1966-67 में, जिस समय प्रधानमंत्री आपको लाल बहादुर शास्त्री थे। इसकी जो है आपको रोड मैप उसी समय बना दिया गया था, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद जो है इसका पूछा जाता है कि हरित क्रांति का सर्वाधिक विकास किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ? तो वो जो विकास जो हुआ आपको इंदिरा गांधी के समय में हुआ। ठीक है, रोड मैप कब आ गया था? आपको लाल बहादुर शास्त्री के समय ही, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद जो है इसको आगे बढ़ाने का काम कौन किया? आपको प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया। ठीक है, तो हरित क्रांति का जो है 1966-67 में इसमें पूछा जाता है आपको सर्वाधिक विकास जो है किस क्षेत्र में देखा गया? सर्वाधिक विकास आपको इसमें देखा गया गेहूं के क्षेत्र में। ठीक है, इसमें एक और चीज पूछा जाता है कि आपको नकारात्मक प्रभाव किस पर पड़ा? नकारात्मक की बात करेंगे, नकारात्मक प्रभाव किस पे पड़ा? तो जो मोटे अनाज थे, ठीक है, मोटे अनाज थे उस पे जो है नकारात्मक प्रभाव पड़ा। ठीक है, मोटे अनाज पे नकारात्मक प्रभाव पड़ा। और हरित क्रांति का जो है सर्वाधिक बात करते हैं तो इसका सर्वाधिक जो है आपको विकास किस क्षेत्र में हुआ? तो आपको इसमें राज्य था आपको पंजाब था, हरियाणा था, ठीक है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ठीक है, सर्वाधिक विकास इसका कहाँ देखने को मिला? आपको पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश खास करके। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में कुल कितने तप्त स्थल हैं? ठीक है, तप्त स्थल को बोला जाता है, ठीक है, हॉट स्पॉट या हॉट प्लेस के नाम से जाना जाता है। तो टोटल इसमें भारत में कितने हैं? तो भारत में टोटल जो है आपको बात करेंगे तो टोटल जो है ये 4 हैं। विश्व में हॉट स्पॉट संवेदनशील क्षेत्र की संख्या, ठीक है,
आपको भारत में जो है कितना था, भारत में 4 था, जबकि पूरे विश्व में बात करते हैं तो पूरे विश्व में संख्या इसकी कितनी है, तो पूरे विश्व में संख्या इसकी जो है आपको 36 निर्धारित किया गया है। अगला प्रश्न है आपको कोडिंग से संबंधित है, इसको आपको मेल करना है। आपको ये सभी जो है आपको पर्यावरण से संबंधित जो व्यक्ति थे और इनके द्वारा चलाए गए कुछ न कुछ आंदोलन थे। तो आपको चिपको आंदोलन जो है काफ़ी फेमस था, इससे संबंधित है आपको सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, तो चिपको आंदोलन जो है किस आपको एक चिपको आंदोलन हो गया, एक एपीको आंदोलन हो गया, ठीक है, एक नर्मदा बचाओ आंदोलन, एक शांत घाटी आंदोलन है और एक है चिपको आंदोलन। ठीक है, आप चिपको आंदोलन सबसे पहले देखेंगे कि ये जो है आपको कहाँ चलाया गया था। ठीक है, यहाँ से देखेंगे पहले मेधा पाटेकर किससे संबंधित है, आपको नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, एपीको आंदोलन जो चलाया गया था ये आपको दक्षिण भारत में पूछा जाता है कि दक्षिण भारत में जो है दक्षिण भारत का चिपको आंदोलन किसको कहा जाता है, तो एपीको आंदोलन का कहा जाता है। अब इससे संबंधित कौन व्यक्ति थे, तो इसे एपीको आंदोलन से संबंधित है आपको डॉक्टर पांडुराग हेगड़े, जो कि आपको कर्नाटक में चलाया गया था। ठीक है, शांत घाटी आंदोलन का संबंध किससे है, आपको शांत घाटी आंदोलन जो है आपको केरल राज्य से संबंधित था। चिपको आंदोलन जो एक राजस्थान का था, एक चिपको आंदोलन पूरे इंडिया में था। ठीक है, एक आपको चिपको आंदोलन आपको कहाँ था, राजस्थान में था। इससे संबंधित है आपको कौन, अमृता देवी बिश्नोई, जो कि आपको किससे आपको जो खेजड़ी के ब्रिज जो है आपको राजस्थान में काफ़ी जो है आपको महत्वपूर्ण है। एक खेजड़ी के वृक्ष को कटाई जब किया जा रहा था उसके जो संरक्षण के लिए आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, आप एक अब और बचा आपको चिपको आंदोलन, तो चिपको आंदोलन से संबंधित कौन कौन से व्यक्ति थे, आपको एक सुंदरलाल बहुगुणा थे। ठीक है, आपको चंडी प्रसाद भट्ट थे। एक पूछा जाता है कि महिला में कौन थी। ठीक है, तो महिला में कौन थी, गौरी देवी थी। ये तीनों व्यक्ति का नाम याद रखिएगा कि चिपको आंदोलन संबंधित थे, चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा और गौरी देवी। खास करके जो है ये प्रश्न आप ध्यान में रखिएगा, एपीको आंदोलन और ये आपको चिपको आंदोलन राजस्थान। ठीक है, चिपको आंदोलन राजस्थान, अमृता देवी बिश्नोई किस वृक्ष से संबंधित था, खेजड़ी वृक्ष, जो कि आपको यह सब मरुस्थल में ही पाई जाने वाली वृक्ष है। एपीको आंदोलन डॉक्टर पांडुरंग हेगड़े, ठीक है, जो कहाँ चलाया गया था, कर्नाटक में। आपको इसको प्रश्न पूछा जाता है कि एपीको आंदोलन यानी कि दक्षिण भारत का इसको कहा जाता है क्या, दक्षिण भारत का चिपको आंदोलन इसको कहा जाता है। दक्षिण भारत का चिपको आंदोलन किसको कहते हैं, एपीको आंदोलन को कहते हैं। एपीको आंदोलन से संबंधित कौन व्यक्ति थे, पांडुराग हेगड़े, और किस राज्य से संबंधित था, तो आपको ये राज्य था कर्नाटक। सतत विकास पर पहला वैश्विक सम्मेलन स्टॉकहोम सम्मेलन, ठीक है, ये डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है। स्टॉकहोम सम्मेलन जो है कब हुआ था, तो आपको हुआ था 1972 में हुआ था। ठीक है, इसको सुधार लीजिए, 1972 कर लीजिए, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 1972 जो स्टॉकहोम सम्मेलन किया गया था। इसी सम्मेलन 1972 के बाद जो है इस सम्मेलन की बात करें तो इसमें जो है भारत की ओर से शामिल कौन हुआ था, तो उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन, इंदिरा गांधी। तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन शामिल हुई थी, इंदिरा गांधी शामिल हुई थी। अब इसी सम्मेलन के बाद जब इंदिरा गांधी भारत आई थी तो आपको 1973 में एक जो है प्रोजेक्ट शुरू किया गया, उसका नाम क्या था, टाइगर प्रोजेक्ट। टाइगर प्रोजेक्ट जो कि बाघों के संरक्षण के लिए आपको 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत किया गया। ठीक है, 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया गया। 87 की बात करें तो यहाँ पे जो है गेंडा के संरक्षण के लिए, किसके लिए, गेंडा के संरक्षण के लिए आपको गेंडा प्रोजेक्ट चलाया जाता है। 19 में जो है आपको हाथी के संरक्षण के लिए आपको हाथी प्रोजेक्ट चलाया जाता है। तो ये सभी ऑप्शन जो है आपके लिए महत्वपूर्ण है। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 पर्यावरण से संबंधित था। 1973 में हो गया आपको टाइगर प्रोजेक्ट, आपको 1992 में हो गया हाथी प्रोजेक्ट, 1987 में हो गया आपको गेंडा प्रोजेक्ट हो गया। आगे देखेंगे, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस वर्ष आयोजित हुआ। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कि किससे संबंधित है, ये आपको संबंधित है ओजोन संरक्षण से। ओजोन संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, ये मॉन्ट्रियल है कहाँ, मॉन्ट्रियल जो है ये पूछ लिया जाता है, मॉन्ट्रियल है कहाँ, तो आपको मॉन्ट्रियल है कहाँ पे, कनाडा में स्थित है, उत्तरी अमेरिका में स्थित है।
ये जो है किस वर्ष आयोजित हुआ था, तो इसका जो है आपको ईस्वी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है छोटा डेट, ठीक है, क्योंकि जो है कब हुआ था, 16 सितंबर 1987 को। इसी 16 सितंबर की बात करेंगे तो प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो ओजोन संरक्षण दिवस, ओजोन संरक्षण दिवस प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि इसका जो है मोंटे प्रोटोकॉल के जो है मुख्य उद्देश्य तक क्या था कि जो है ओजोन के जो है क्षरण हो रहा है उसकी जो है कम से कम जो है क्षरण को रोकना, ठीक है। तो 16 सितंबर 1987 इसका आयोजन किया गया था, कनाडा में किया गया था, और इसी के जो है उपलक्ष्य में 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। पृथ्वी सम्मेलन पहली बार कब हुआ, ठीक है, पृथ्वी सम्मेलन जो है कब हुआ पहली बार, तो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, रियो में हुआ था, रियो डी जेनेरियो, जो कि कहाँ पे स्थित है, आपको ब्राजील में स्थित है। क्योटो प्रोटोकॉल का सम्मेलन, ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन कब हुआ, तो क्योटो जो है कहाँ पे स्थित है, आपको ये जापान का एक शहर है, उसी शहर में आपको इसका सम्मेलन का आयोजन किया गया था, उसी के नाम पर रखा गया इसको नाम क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था कब, 1997 में, लेकिन इससे भी जो बात नहीं बनने वाली है, और जो है इसके बारे में देखेंगे। क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन तो हुआ 1997 में लेकिन ये लागू कब हुआ या प्रभावित कब हुआ, तो 2005 में, ठीक है। ये दोनों डेट को याद रखिएगा, सम्मेलन हुआ 1997 में, लागू कब से हुआ, 2005 से, ठीक है। इसका जो है इसका संबंध किससे था, तो आपको जलवायु परिवर्तन से, इसका संबंध किससे है, जलवायु परिवर्तन से, जो कि अभी वैश्विक टेम्परेचर जो बढ़ते जा रहा है दिन पर दिन, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा के बढ़ने के कारण वो सब जो है मात्रा को कम से कम करने का इसका मुख्य उद्देश्य था। जोहान्सबर्ग सम्मेलन, ठीक है, जोहान्सबर्ग कहाँ पे, आपको साउथ अफ्रीका में, ठीक है। जोहान्सबर्ग में जो है आपको सम्मेलन जो किया गया था, ये आपको डायरेक्ट प्रश्न पूछा हुआ है इस बार जो है बिहार दरोगा में, कब हुआ था, तो 2002 में इसका आयोजन किया गया था। रेड डाटा बुक कौन जारी करता है, देखिए आपके लिए जो है आप बार बार जो प्रश्न पूछा जाता होगा कि जो है रेड डाटा बुक जो है नाम सुनते होंगे, इसका जो है आपको बुक का जो है जारी किया जाता है, आपको IUCN के द्वारा किया जाता है। IUCN जो होता है क्या, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन फॉर नेचर, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन फॉर नेचर। इसका जो मुख्यालय की बात करते हैं, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, तो आपको स्विट्जरलैंड के कहाँ है, स्विट्जरलैंड के ग्लांड में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, स्विट्जरलैंड के ग्लांड में स्थित है। रेड डाटा बुक में वैसे जानवरों को या वैसे जीव को रखा जाता है जो आपको विलुप्त होने के कगार पे होते हैं, यानी कि बहुत दिनों तक उस जीव को, जानवर को नहीं देखा जाता है, तो उसको रेड डाटा बुक में जो है उसको शामिल किया जाता है, ठीक है। तो इसका जो है कब हो गया, आपको संस्था हो गया IUCN के द्वारा जारी किया जाता है, और इसका मुख्यालय कहाँ है, ग्लांड स्विट्जरलैंड में स्थित है। एक और प्रश्न पूछा जाता है कि रेड डाटा बुक में किसको शामिल किया जाता है, या कितने वर्ष तक किसी भी जीव जंतु को नहीं देखे जाने पे आपको, तो आपको 50 वर्ष तक किसी भी जीव जंतु को नहीं देखते हैं तो उसको आपको रेड डाटा बुक में शामिल किया जाता है। IUCN का मुख्यालय कहाँ स्थित है, आपको जेनेवा ग्लैंड हो गया, स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड वाइड फंड WWF का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ठीक है। इसका भी मुख्यालय आपको ग्लैंड जो स्थित है, जो कि कहाँ पे स्थित है, आपको स्विट्जरलैंड में स्थित है। अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। अम्ल वर्षा के लिए जो है इसमें आपको मुख्य रूप से दो चीज़ें आती हैं, ठीक है। एक हो गया आपको सल्फर डाइऑक्साइड और एक हो गया NO2, ठीक है। ये दोनों जो है चीज़ें जो है मिलकर के जो है क्या होती है, जब आपको वर्षा होता है तो ये आपको क्या, यहाँ पर क्या बन जाता है, H2SO4 के रूप में आपको जल के साथ, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल जो है किसके साथ आता है, जल के साथ जो है पृथ्वी पर आता है, और ये खास करके ज़्यादातर इमारतों को नुकसान पहुँचाता है। किसको, इमारतों का नुकसान पहुँचाता है। जैसे आपको प्रश्न मिला होगा कि जैसे लाल किला हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ों को जो है रंग जो है उड़ते जा रहा है, किसके कारण, तो आपको अम्ल वर्षा के कारण ही ये सब चीज़ें जो है कारण जो है क्या हुआ, उसके पत्थरों का रंग उड़ते जा रहा है। उसमें क्या मात्रा रहता है, किसकी, H2SO4 सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा रहती है। इमारतों का कुष्ठ रोग किसको कहा जाता है, इमारतों का कुष्ठ रोग मतलब कि इमारतों को क्षति पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। वो कौन करता है, तो आपको यहाँ से हो जाएगा A+C,
ठीक है। SO2 और NO2 ये दोनों जो है, मैंने क्या बात किया कि दोनों जो है क्या किस रूप में आता है, आपको पृथ्वी पर H2SO4 के रूप में आता है। अब यह H2SO4 क्या करता है, इमारतों के रंग को उड़ा देता है। भोपाल गैस त्रासदी के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है? तो भोपाल गैस त्रासदी के लिए जो है इसमें था मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट ये घटना आपसे पूछी जाती है कि ये घटना कब हुआ था, तो आपको 2 दिसंबर 1900 कब हुआ था, 2 दिसंबर 1984 को हुआ था। 2 दिसंबर 1984 को यह घटना हुआ था, ठीक है, जो कि कहाँ पे हुआ था, आपको मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ था। जिसके जिसके कारण जो है, ठीक है, जिसके कारण जो है यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे जो है पूरी तरह से चारों तरफ जो है गैसें फैल गई थी। कौन सी गैसें, मिथाइल आइसोसाइनेट फैल गई थी, जिसके कारण बहुत सारे लोगों का यहाँ पे मृत्यु हुआ था। ये डेट में आपको कन्फ्यूजन कहीं कहीं होगा, क्योंकि ये घटना जो हुई थी आपको रात्रि में हुई थी, ठीक है, इसलिए 2 दिसंबर के रात्रि में हुई थी। और जो है 12 बजे के बाद ऐसे भी डेट बदल जाता है, तो आपको इसी में 2-3 आपको मिलेगा देखने के लिए, ठीक है, क्योंकि 2 तारीख को आपको घटना हुई थी, लेकिन जैसे ही 12 बजे के बाद गया तो आपको 3 दिसंबर हो गया, ठीक है। तो 2 या 3 दिसंबर आपको 1984 को। पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तक आने में कौन रोकता है? पराबैंगनी किरणें यानी कि सूर्य से जो है, सूर्य में हम देखेंगे, सूर्य में ऊर्जा के रूप में काम कौन करता है, आपको हीलियम और अब कौन सा, हाइड्रोजन। सूर्य में पूछा जाता है कि सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो हाइड्रोजन और हीलियम, ये दोनों जब गैसें ज्वलित होती है तो यहाँ से एक किरणें निकलती हैं, जो कि कौन सी किरण है, पराबैंगनी किरणें। तो पराबैंगनी किरणें जो है पृथ्वी पर न पहुँचे, इसका जो है रोकने का काम कौन करता है, तो ओजोन परत जो है इसको रोकने का काम करता है। इसी ओजोन परत में जो है कहीं कहीं क्या हो गया, इसकी लेयर जो है बहुत ही कमजोर हो गई है या पतली हो गई है, खास करके जो है अंटार्कटिका पे, ठीक है। दक्षिण में जो है दक्षिणी ध्रुव पे देखेंगे तो अंटार्कटिका है, वहाँ पे जो है आपको ओजोन लेयर काफ़ी क्या हो गया है, पतला हो गया, जिसको हम छिद्र के रूप में बोलते हैं कि ओजोन में छिद्र हो गया। उसी जो है लेयर पतला होने के कारण आपको क्या होता है, पराबैंगनी किरणें पृथ्वी तक पहुंच जाती है, और पराबैंगनी किरणें जो हमारे लिए क्या होती है, बहुत ही हानिकारक होती है। इससे जो है पूछा जाता है पराबैंगनी किरणों से कौन सी रोग होती है, तो आपको कैंसर जैसी बीमारियां जो है आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो आपको पृथ्वी तक आने से रोकता है कौन, ओजोन परत। ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है, तो ओजोन परत जो है आपको सबसे पहले हम बात करें तो ट्रोपोस्फेरो, ठीक है, कौन सा मंडल, क्षोभ मंडल, ठीक है। उसके ऊपर जो होता है कौन सा मंडल होता है, आपको उसके ऊपर जो होता है समताप मंडल, ठीक है। 18 किलोमीटर इसके जो हम रेंज देखेंगे तो आपको 18 किलोमीटर से ऊपर जो होता है कौन सा मंडल पाया जाता है, समताप मंडल पाया जाता है। उसी मंडल में आपको कौन सा परत पाया जाता है, आपको ओजोन परत पाया जाता है। इसी समताप मंडल पूछा जाता है कि वायुयान, ठीक है, वायुयान के लिए जो है आदर्श, यानी कि वायुयान जो उड़ाई जाती है वो किस मंडल में उड़ाई जाती है, तो आपको समताप मंडल में उड़ाई जाती है। जबकि जो भी जो है मौसमी घटनाएं की बात करेंगे, मौसमी घटनाएं जो है कहाँ पे होती हैं, सब जो है आपको ज़्यादातर क्या है, सभी घटनाएं जो है मौसमी घटनाएं आपको क्षोभ मंडल में होती है, ठीक है। क्षोभ मंडल को एक और प्रश्न पूछा जाता है कि इसको किस मंडल के नाम से जाना जाता है, तो अधोमंडल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। किस मंडल से, क्षोभ मंडल को अधोमंडल के नाम से भी जाना जाता है। आयन मंडल आपके लिए इंपोर्टेंट हो जाता है, किस लिए, कि आपको रेडियो संचार के लिए, जो हम लोग रेडियो कम्युनिकेशन की बात करते हैं, तो रेडियो दूरसंचार के लिए किस मंडल का प्रयोग किया जाता है, आपको आयन मंडल। जबकि बहिर्मंडल जो हो गया सबसे बाहर का मंडल, सबसे बाहर या सबसे दूर का मंडल जो हो गया, सबसे बाहरी मंडल कौन सा हो गया, जो कि आपको बहिर्मंडल हो गया। ओजोन परत की सांद्रता का मापन किसके द्वारा किया जाता है, ओजोन परत की जो सांद्रता होती है, इसमें मात्रा जो होती है, इसका यूनिट क्या है, किसके द्वारा मापा जाता है, तो आपको डॉप्सन इकाई के द्वारा इसको मेजर किया जाता है, मापा जाता है। ग्रीन मफलर का उपयोग कौन सी प्रदूषण को कम करने के लिए किया जाता है, ठीक है, किसका, ग्रीन मफलर का प्रयोग कौन सी जो है ऐसी प्रदूषक है जिसको कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो आपको ध्वनि प्रदूषण, ठीक है। ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, ग्रीन मफलर का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सा रोग नाइट्रेट की अधिकता से होता है, ठीक है। यहाँ पे जो भी आपको ऑप्शन है वो सभी आपके लिए जो है महत्वपूर्ण है। यहाँ से पूछा जा रहा है कि इससे नाइट्रोजन की अधिकता से कौन सी रोग होती है, तो इससे तो होती है
ब्लू बेबी सिंड्रोम। लेकिन मिनी माता भी जो है इससे पूछा जाता है। मिनी माता जो है किसके कारण होता है, तो आपको पारा के कारण होता है। पारा की अधिकता से या पारा के अधिक सेवन से कौन सी रोग, मिनी माता रोग होता है। ये मिनी माता जो है कहाँ संबंधित है, आपको एक जापान से संबंधित है। ठीक है, कहाँ संबंधित है, ये मिनी माता जो है आपको एक जापान का स्थान है, शहर है, जहाँ पे आपको पारा की अधिकता के कारण सबसे ज़्यादा जो प्रभावित या सबसे ज़्यादा लोग जो है को बीमारी जो हुआ था, आपको इसी मिनी माता जगह पे हुआ था। इसी कारण से इसका नाम भी क्या दे दिया गया, मिनी माता दे दिया गया। इटाई डिटाई रोग जो है किससे होता है, तो कैडमियम से। किससे, कैडमियम से जो है कौन सी बीमारी होती है, इटाई डिटाई रोग होती है। एक और ऑप्शन आपको है, यहाँ जो है आपको मिलान करना है। विश्व जल दिवस, विश्व वन्य जीव दिवस, ठीक है, पर्यावरण दिवस, ओजोन दिवस और जैव विविधता दिवस, पृथ्वी सम्मेलन। ठीक है, ये सभी जो है हमको मेजर करना है, इस सबको मिलाना है। सबसे पहले जो हम देखेंगे 22 मार्च, ठीक है, 22 मार्च को कौन सा जो है दिवस मनाया जाता है, तो आपको विश्व जल दिवस की बात करेंगे तो विश्व जल दिवस आपको 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व, ठीक है, विश्व वन्य जीव दिवस, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है, आपको पर्यावरण दिवस की बात करें 5 जून को मिलाया जाता है। ओजोन को बात करेंगे 16 सितंबर को। जैव विविधता दिवस 22 मई को, ठीक है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, ठीक है, पृथ्वी दिवस कहाँ, 22 अप्रैल हो गया। कौन सा बच गया एक, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाएंगे, इसको 3 मार्च हो गया सब। जल दिवस 22 मार्च को, पृथ्वी की बात करेगा, इसमें ज़्यादा डाउट होता है आपको जल और पृथ्वी में, तो पहले जल आएगा 22 मार्च को, इसके बाद जो है पृथ्वी 22 अप्रैल को, ठीक है। पर्यावरण से एक और प्रश्न पूछा जाता है कि पहली बार पर्यावरण जो दिवस कब मनाया गया था, कब मनाया गया था, तो पहली बार पर्यावरण की बात करेंगे तो पहली बार जो है यह सम्मेलन जो हुआ, आपको पर्यावरण दिवस जब कब मनाया गया, तो 5 जून 1974 में। कब मनाया गया था, 5 जून 1974 को पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था, जिसको लेकर के प्रत्येक वर्ष, ठीक है, अभी भी वह जो है प्रत्येक वर्ष जो है आपको 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। यहाँ पे देखेंगे अधिनियम संबंधित, क्योंकि आपको अधिनियम जो है भी प्रश्न पूछा जाता है कि जो है अधिनियम किसके लिए, कौन सी अधिनियम आई और कब आया, ठीक है। तो वन अधिनियम की बात करेंगे, वन्य जीव अधिनियम, ठीक है, जल प्रदूषण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा जो है आपको डाउट होता है इसमें, वन जीव, वन, पर्यावरण, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम पर्यावरण संरक्षण की बात करेंगे तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था, 1986 में आया था, ठीक है। वन संरक्षण की बात करेंगे तो वन संरक्षण आपको 1980 में आया था, ठीक है। जल प्रदूषण अधिनियम 1974 में, ठीक है। वन्य जीव संरक्षण 1972 में और वन संरक्षण वन अधिनियम 1927 में। आपको सीधा सीधी है, वन अधिनियम कब आया, 1927 में ही आया, हमारे आज़ादी से पहले ही का अधिनियम है। वन्य जीव अधिनियम 1972, वन संरक्षण 80, पर्यावरण संरक्षण 1986, जल प्रदूषण के लिए आया 1974 में, ठीक है। तो ये सभी जो अधिनियम को एक जगह आप कर लिए, ताकि जो है कभी भी जो है कन्फ्यूजन हो तो एक साथ इसको देख सकते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा वन और वन्य जीव को समर्थित सूची में स्थानांतरित किया गया। मीन्स जो ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है कि वन और वन्य जीव जो है आपको ये जो मूल संविधान का हिस्सा है या नहीं है। तो मूल संविधान की बात करते हैं तो हमारा जो संविधान जिसमें बना था उसमें मूल संविधान में वन और वन्य जीव, ठीक है, वन और वन्य जीव ये दोनों जो है मूल संविधान में किस सूची में थे। मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में इनका उल्लेख आपको राज्य सूची में था, ठीक, किस में था, राज्य सूची में था। लेकिन हमारे पास कई गो सूचियाँ हैं, 3 गो है, राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची। लेकिन इसको बाद में जो है कौन सा एक संविधान संशोधन किया गया, 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया। किसके द्वारा, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया। किसके द्वारा, इंदिरा गांधी द्वारा किया गया। अब इसमें 5 ऐसे तत्वों को, 5 ऐसे चीज़ों को आपको राज्य सूची से उठाकर कहाँ लाया गया, समवर्ती सूची में लाया गया, जिसमें था आपको वन्य जीव था, आपको माप तौल भी था। ये सभी चीज़ों को कहाँ लाया गया, आपको 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 में आपको समवर्ती सूची में लाया गया, ठीक है। अभी बात करेंगे हम तो आपको इसमें क्या है, एक केंद्र सूची है, एक राज्य सूची है और एक समवर्ती सूची है।
कौन सी सूची है? समवर्ती सूची है। केंद्र सूची में अभी विषयों की संख्या लगभग कितनी है? 100 है, 100 गो है, ठीक है। राज्य सूची में जो है कितना है? आपको 61 है, और समवर्ती सूची में कितनी है? तो आपको 52 है, ठीक है। मूल संविधान में इसका कितना था? 47 था, जो कि वर्तमान में कितना है? 52 है। तो ये सब चीज़ को भी देखिएगा। 91वां संविधान संशोधन की बात करेंगे तो किसी भी केंद्र की बात करेंगे तो केंद्र में जो है केंद्र में मंत्रिपरिषद की सदस्यों की संख्या का कितना प्रतिशत होगा? आपको 15% से अधिक मंत्री नहीं बनेंगे। उसी तरह से 84वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था? इसमें जो है आपको लोकसभा ये सब सीटों से संबंधित था। 73वां संविधान संशोधन ये जो है काफ़ी पॉपुलर है, क्योंकि ये किससे संबंधित था? पंचायती राज से संबंधित था। ये कब आया था? 1993 में आया था, जो कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिलाने में आपको एक कामयाब रहा। किस अनुच्छेद का संबंध पर्यावरण संरक्षण से है? ठीक है, किस संबंध? आपको 48(1) को पढ़ेंगे तो इसमें क्या कहा गया है? पर्यावरण संरक्षण की बात किया गया है। इनमें 48 की बात करेंगे तो ये कहाँ से आता है? 36 से 51 तक हमारा क्या है? मूल्य कर्तव्य में आता है। क्या आता है? मूल्य कर्तव्य में आता है। तो यानी कि ये कहता है 48(1) कि सभी नागरिकों का यह कर्तव्य होगा, मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है। सभी नागरिकों का यह मूल कर्तव्य होगा कि अपने जीवन की स्तर को, ठीक है, सुव्यवस्थित या जो है स्वास्थ्य को लेकर के क्या किया जाएगा? आपको पर्यावरण को संरक्षण करना अनिवार्य है। पर्यावरण की बात करेंगे तो आपको पर्यावरण के अनुकूल होने के लिए कितना प्रतिशत जो है आपको पर्यावरण होना चाहिए? वन होना चाहिए। तो आपको 33%, तभी आप जो एक स्वस्थ वायु हवा के तौर पे आप सांस ले सकते हैं। तो इसका संबंध जो हो गया आपको 48(a) हो गया, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे जो है सॉरी इसको 36 से 51 जो है बात करेंगे तो 36 से 51 क्या है? नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। क्या है? नीति निर्देशक तत्व। हम मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं तो क्या हो जाता है? 51 के ये, ठीक है। मौलिक कर्तव्य जो है कहाँ है? 51 के एक, क्योंकि मौलिक कर्तव्य जो हमारे संविधान का मूल भाग नहीं था, मूल हिस्सा नहीं था। हमारे जो है संविधान में मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया? उसको बाद में जोड़ा गया। कब? 42वां संविधान संशोधन 1976 स्वर्ण श्री समिति के द्वारा आपको 51(a) के जोड़ा गया। जितने भी जो है आप किसी भी अनुच्छेद में आपको A, B, C आपको मिलता है, इससे ही आप पता कर लेंगे जो है कि ये आपको मूल संविधान का हिस्सा नहीं है, क्योंकि सभी को बाद में जोड़ा गया, इसलिए ABCD या क ख ग जो आपको मिलता है, ठीक है। तो आपको 36 से 51 क्या होगा? नीति निर्देशक तत्व, जिसका 42वां संविधान संशोधन के तहत आपको मौलिक कर्तव्य को बाद में जोड़ा गया। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? ठीक है, कई ऐसी नदियां हैं जो कि अपनी जो है जल प्रवाह के कारण क्या करती हैं? उस क्षेत्र में काफ़ी जो है नुकसान पहुंचाती है। उसी नुकसान पहुंचाने के कारण उस नदियों को आपको इसकी उपनाम दिया गया है बंगाल का शोक। तो आपको बंगाल का शोक जो किसको कहा जाता है? दामोदर नदी को कहा जाता है। उसी तरह कोसी की बात करेंगे तो बिहार का शोक के रूप में जानते हैं इसको। किसका? बिहार का शोक किसको कहते हैं? कोसी नदी को। जबकि बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। किसे डायनासोर का कब्रिस्तान कहा जाता है? ठीक है, डायनासोर का जो है कब्रिस्तान जो है किसको कहा जाता है? कब्रिस्तान आपको मोन्टाना को कहा जाता है। मोन्टाना जो है आपको कनाडा नहीं, जो है कहाँ है? USA, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, USA में स्थित है, ठीक है। मोन्टाना कहाँ पे स्थित है? USA अमेरिका में स्थित है, जिसको डायनासोर का कब्रिस्तान के रूप में इसको जाना जाता है। धूल प्रदूषण को रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष कौन सा है? तो आपको अशोक, जिसको सीता अशोक के नाम से जानते हैं, तो सीता अशोक क्या करता है? आपको वायु प्रदूषक को, धूल कण के जो प्रदूषित जो होते हैं उनको अवशोषित करने में मदद करता है, उसको अवशोषित करने का काम करता है। एगमार्क एक्ट भारत में कब लागू हुआ? एगमार्क एक्ट कब लागू हुआ? तो 1937 में आपको एगमार्क एक्ट आया था, उसी समय इसको लागू किया गया था। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन कब किया गया? तो आपको इसका गठन जो किया गया था आपको 2009 में किया गया था। कब? 2009 में मनमोहन सरकार द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? आपको मनमोहन जी आपको प्रधानमंत्री थे, उस समय आपको इसका गठन किया गया था। भारत सरकार द्वारा किस वर्ष केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया? ठीक है, ये क्या है? पिछला प्रश्न था राष्ट्रीय गंगा बेसिन प्राधिकरण, और यह प्रश्न क्या है? आपको गंगा प्राधिकरण, केंद्रीय गंगा प्राधिकरण, तो इसके जो है आपको गठन किया गया था 1985 में किया गया था। किसके द्वारा? ये पूछा जाता है किसके द्वारा किया गया था, तो आपको राजीव गांधी के द्वारा किया गया था।
ठीक है। और इसका जो है अध्यक्ष जो है या हेड की बात करें तो अध्यक्ष भी जो होता है आपको गंगा प्राधिकरण का आपको प्रधानमंत्री ही होता है। किस पर्यावरणविद को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है? ठीक है, जल पुरुष। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को उपमा दी जाती है, उसको उपनाम दिया जाता है तो उस क्षेत्र में उसका विशेष कार्य होता है। तो उसमें जो है जल के क्षेत्र में आपको विशेष कार्य के लिए आपको राजेंद्र सिंह को जल पुरुष के रूप में जाना जाता है। उसी तरह से जो है हमारे देश में जो है कई उपमा, जैसे मेट्रो मैन। ठीक है, क्या है मेट्रो मैन जो है किसको कहा जाता है? पी श्रीधरन को। पी श्रीधरन जो कि इनका संबंध आपको केरल से है, इनको मेट्रो मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। मिसाइल मैन की बात करेंगे, मिसाइल मैन के नाम से जो है एपीजे अब्दुल कलाम को, किसको? एपीजे अब्दुल कलाम को आपको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मिसाइल वुमेन पूछा जाएगा महिला में, है कौन? टेसी थॉमस। टेसी थॉमस को मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। ठीक है, टाइगर मैन के नाम से, टाइगर मैन कौन है? कैलाश श्रृंखला। ठीक है, कैलाश श्रृंखला जो है टाइगर मैन हो गए। आपका मेट्रो मैन पी श्रीधरन, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम, मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया टेसी थॉमस। हवा में तैरते हुए ठीक है, श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार कैसे जो होता है वो कितना होता है? जैसे वैसे जो है चीज़ें जो कि आप जैसे खास करके जो है हमको पता भी नहीं चलता है, हमारे श्वास के द्वारा जो है कहाँ चला जाता है? अंदर चला जाता है। तो इसका आकार कितना होता है? तो ये 5 माइक्रोन से भी कम होता है। इससे बहुत ही सूक्ष्म कण होते हैं जो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, ऐसे नॉर्मल तरीके से तो बिल्कुल ही नहीं देख सकते हैं। तो ऐसे कण को जो है श्वसनीय सूक्ष्म कण के रूप में इसको रखा जाते हैं, जिसका आकार 5 माइक्रोन से भी कम होता है। चेरनोबिल दुर्घटना किससे संबंधित है? ठीक है, ये चेरनोबिल दुर्घटना जो है आपको ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है आपको ये संबंधित कहाँ से है? आपको ये नाभिकीय दुर्घटना से संबंधित है। अब ये दुर्घटना हुआ कहाँ था? तो आपको यूक्रेन में हुआ था। यूक्रेन में हुआ था। इसकी ईस्वी की बात करें तो 1986 की घटना है, जहाँ पे आपको यूक्रेन की एक नाभिकीय दुर्घटना हुआ था जिसमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी। नाभिकीय की बात करेंगे तो नाभिकीय दुर्घटना, इसमें नाभिकीय में क्या होता है? कहीं भी किसी भी चीज़ों को जो है आपको ईंधनीय पदार्थ को, जैसे यूरेनियम हो गया या कोयला हो गया, उसको जलाकर के यहाँ से क्या किया जाता है? बिजली उत्पादन की जाती है। तो इसी में जो है किसी दुर्घटना हुई थी जिसके कारण जो है बहुत सारे लोगों की जान गई थी। इसको मुख्य रूप से हमको ईस्वी और आपको देश को याद रखना है। कहाँ पे हुआ था चेरनोबिल? आपको यूक्रेन में हुआ था। कब हुआ था? 1986 में हुआ था। नॉक्सी संलक्षण किससे उत्पन्न होता है? ठीक है, एक जो है एक प्रकार की क्या है, आपको एक प्रकार की जो है बीमारी है। ठीक है, जो कि पूछा जा रहा है कि किसकी जो अधिकता के कारण जो है हमारे शरीर में उत्पन्न होता है। तो आपको फ्लोराइड के प्रदूषण के कारण, फ्लोराइड की अधिकता के कारण ये बीमारी जो है देखने को मिलता है। अपने प्रदूषकों के कारण निम्न में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल के रूप में जानी जाती है? जो कि आपको बंगाल के शोक के रूप में हम किसको जानते थे? दामोदर को। तो इसी की नदी को आपको प्रदूषणों के कारण जो है किस नदी रूप में जानते हैं? जैविक मरुस्थल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अजैविक मलबे में सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है। ठीक है, जैविक दो चीज़ मैंने बात किया पहले प्रश्न में। जैविक पदार्थ वैसे जिसको हम क्या कर सकते हैं, आसानी से उसको गला सड़ा सकते हैं, लेकिन अजैविक पदार्थों को हम वैसे नहीं कर सकते हैं। तो अजैविक मलबों से सर्वाधिक आपको रासायनिक प्रदूषण निकलता है। और किससे निकलता है? तो आपको चमड़ा उद्योग से निकलता है। ठीक है, किससे? चमड़ा उद्योग से सबसे अधिक मात्रा में अजैविक प्रदूषक के रूप में निकलता है। भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक, भूमिगत जल। ठीक है, भूमि के अंदर से जो हम जल निकालते हैं, जो पीने के रूप में भी यूज करते हैं, उसको सर्वाधिक प्रदूषित पहुंचाने का काम करता है कौन? आर्सेनिक जो है सबसे अधिक प्रदूषित करता है। इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक। ठीक है, इंडोर वायु प्रदूषक मीन्स वायु प्रदूषण में तो कई सारे ऐसे गैस होती हैं, लेकिन आपको स्पेसिफिक पूछा जाएगा कि इंडोर वायु प्रदूषक के रूप में किसका जो है सबसे अधिक जो है आपको भूमिका होता है। तो ये आपको रेडॉन गैस का होता है। किसका? रेडॉन गैस का होता है। और रेडॉन गैस कैसी गैस है? तो ये है आपको अक्रिय गैस।
ठीक है। कैसी गैस है? आपको यह अक्रिय गैस है। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण क्या कहलाते हैं? मानव के द्वारा जो है, मानव के द्वारा पर्यावरण को प्रदूषण, मानव के द्वारा जो है पर्यावरण को प्रदूषण पहुंचाने वाले जो है पदार्थों को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है एंथ्रोपोजेनिक्स। किस क्या कहा जाता है? एंथ्रोपोजेनिक्स। निम्न में से कौन सा एक ऊर्जा नवीकरणीय स्रोत है? यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछा जाता है आपको। एक होता है क्या? नवीकरणीय, ठीक है। अब एक होता है अनवीकरणीय, ठीक है। एक होता है नवीकरणीय, एक अनवीकरणीय। तो वैसी ऊर्जा, ऐसी जो है ऊर्जा जिसको हम बार बार यूज कर सकते हैं, ठीक है, बदल सकते हैं, उसको जो हम क्या बोलते हैं? नवीकरणीय ऊर्जा। जैसे इसमें क्या आ जाएगा? सौर ऊर्जा, ठीक है। सौर ऊर्जा जो है किस में आ जाएगा? नवीकरणीय में। इसमें हम बात करते हैं कोयला को, ठीक है, चाहे पेट्रोल हो गया, ये सब जो है किस में आ जाएगा? और नवीकरणीय में आता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमको डिफिनीशन सिंपल से याद रखना है कि वैसे ऊर्जा जिसको हम बार बार क्या कर सकते हैं? नया कर सकते हैं, बार बार उसको यूज कर सकते हैं एक रूप से दूसरे रूप में, उसको नवीकरणीय ऊर्जा बोलेंगे। और अनवीकरणीय जिसको एक बार यूज करने के बाद उसको पुनः हम यूज नहीं कर सकते हैं, तो अनवीकरणीय ऊर्जा, ठीक है। इसको अब एक और दूसरे रूप से नाम से जाना जाता है। इसको नवीकरणीय ऊर्जा को अपरंपरागत ऊर्जा के रूप में, क्या आपको नवीकरणीय हो गया अपरंपरागत, और अनवीकरणीय हो गया परंपरागत, ठीक है। आपको नवीकरणीय ऊर्जा नहीं पूछ के आपको ऐसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि परंपरागत ऊर्जा में या अपरंपरागत ऊर्जा में कौन कौन सी शामिल है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि एक ऊर्जा जो कि नवीकरणीय है, ये कौन सी ऊर्जा हो जाएगी? आपको सौर ऊर्जा। विश्व का सबसे बड़ा वनस्पतिक उद्यान कहाँ स्थित है? सबसे बड़ा क्या है? वनस्पतिक उद्यान जो है आपको कहाँ पे स्थित है? इंग्लैंड क्यू में स्थित है, ठीक है। इंग्लैंड क्यू में स्थित है। क्यू एक और चर्चा में है अभी। क्यू जो है आपको किस देश की राजधानी है? तो आपको यूक्रेन की राजधानी है, ठीक है। क्यू जो है आपको यूक्रेन की राजधानी है, जो कि अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी यूक्रेन जो है अभी चर्चा में है। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ स्थित है? तो भारत का सबसे पहला जो है आपको तितली उद्यान बनाया गया था कहाँ? बनेरघट्टा जैविक उद्यान। ये कहाँ पर स्थित है? आपको कर्नाटक में स्थित है। कहाँ? कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। जिम कॉर्बेट की बात करेंगे तो ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। काजीरंगा कहाँ पे हो गया? काजीरंगा हो गया आपको असम में। दुधवा हो गया कहाँ पे? उत्तर प्रदेश, ठीक है। किस राज्य में साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास जो है आपको स्थापित किया गया है? प्राकृतिक निवास मीन्स ये जो है साइबेरियन जो सारस होते हैं, ये जो है अपने एक मौसम में, एक निश्चित मौसम में क्या करते हैं? हमेशा प्रत्येक वर्ष वहाँ पे आते हैं। ये कहाँ पे है? आपको राजस्थान में, ठीक है। जो कि प्राकृतिक निवास के रूप में मीन्स इनको नेचुरल तरीके से जो है बनाया गया है। उस तरह की इनके जो है ज़रूरत के अनुसार जो है वहाँ पे सभी चीज़ों को स्थापित किया गया है। सर्वाधिक वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो वर्तमान की बात करें तो सर्वाधिक वन्य जीव अभ्यारण्य जो है आपको कहाँ पे स्थित है? तो आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश से आपको जीव अभ्यारण्य के साथ साथ यहाँ से कई तरह का प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए क्योंकि सर्वाधिक वनों वाला राज्य, ठीक है। यहाँ पे कारण क्या है? वन्य जीव बनाने के लिए जो है सर्वाधिक वनों वाला राज्य जो है आपको कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। अभी जो वन रिपोर्ट आया है उसके अनुसार सर्वाधिक वनों वाला राज्य कहाँ पे है? मध्य प्रदेश। जबकि प्रतिशत के हिसाब से बात करेंगे तो सर्वाधिक कहाँ पे है? आपको मिजोरम में स्थित है। कहाँ पे? मिजोरम में स्थित है। और अभी जो है सर्वाधिक वृद्धि की बात करेंगे, सर्वाधिक वनों में वृद्धि कहाँ पे हुआ है? तो आपको आंध्र प्रदेश में हुआ है। सर्वाधिक वृद्धि आंध्र प्रदेश में हुआ है। भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपको भारतीय वन्यजीव संस्थान आपको कहाँ पे स्थित है? आपको देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। पगमार्क तकनीक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। पगमार्क एक आप लोग पढ़ते होंगे क्या? एग मार्क, ठीक है। एग मार्क पढ़ते होंगे जो कि क्या किससे संबंधित है? आपको कृषि वगैरह से संबंधित है। लेकिन यहाँ पे क्या है? पग मार्क जो है ये किससे संबंधित है? तो आपको विभिन्न वन जंतुओं की संख्या का आकलन करने के, विभिन्न प्रकार के जो वन्य जीव होते हैं, जंतुएं होती हैं, उनकी संख्या को आकलन करने के लिए क्या किया जाता है? पग मार्क तकनीक का प्रयोग किया जाता है। भारत की सबसे बड़ी मछली कौन सी है? ठीक है, सबसे बड़ी मछली जो होती है कौन सी होती है? व्हेल शार्क होती है। व्हेल शार्क जो कि कहाँ पाई जाती है? आपको जो गंगा बेसिन में सब जो है देखने को मिलती है।
भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में है? ठीक है, सर्वाधिक सघन वाला, ठीक है, सर्वाधिक सघन की बात करेंगे तो सर्वाधिक सघन जो है आपको अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश, जो कि हमारा भारत का पूर्वोत्तर हिस्सा है, जो कि अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे तो ये वाला क्षेत्र जो है आपसे पूछा जाता है। अरुणाचल प्रदेश की जो हम बात करेंगे, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी लगती है। कहाँ से लगती है? आपको अरुणाचल प्रदेश जो है अलग अलग देशों के साथ, इधर जो है बात करें पूर्व में तो म्यांमार के साथ, इधर जो आपको चीन वाला क्षेत्र, आपको तिब्बत वाला क्षेत्र चीन के साथ लगती है, और इधर जो है कहाँ से लगती है? आपको भूटान के साथ। ठीक है, ये जो है अलग अलग राज्य देशों ये अलग अलग जो है देशों के साथ भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती हैं। तो सर्वाधिक वनों का जो है सघनता कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। जबकि प्रतिशत के हिसाब से बात करेंगे तो जो है कहाँ पे? मिजोरम में हो गया। और जो है सर्वाधिक जो है वन वृद्धि इस बार जो है सर्वाधिक वन वृद्धि कहाँ पे हुआ है? तो आंध्र प्रदेश में हुआ है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। वनों की बात करेंगे तो वन रिपोर्ट जो है प्रत्येक 2 वर्ष पे, ठीक है, वन रिपोर्ट जो है कितने वर्ष पे जारी किया जाता है? प्रत्येक 2 वर्ष पे आपको वन रिपोर्ट जारी किया जाता है, जिसमें आपको वन से लेकर के उसमें वृद्धि लेकर के सभी चीज़ों को उसमें शामिल किया जाता है। पारिस्थितिक संतुलन के लिए कितने प्रतिशत वन होना चाहिए? इस पारिस्थितिक संतुलन के लिए जो है आपको कितना प्रतिशत होना चाहिए? कम से कम जो है 33% वन होना अनिवार्य है। नागालैंड के पर्वत क्रमशः बंजर होते जा रहे हैं, इसका मुख्य कारण क्या है? ठीक है, नागालैंड जो है देखेंगे तो काफ़ी जो है क्या है, वहाँ जो है बंजर भूमि है और पहाड़ी एरिया है। उसके पीछे जो रीजन होते जा रहा है कि वहाँ की जो है भूमि जो है और दिन पर दिन बंजर होती जा रही है, इसका मुख्य कारण है झूम की कृषि। ये प्रश्न पूछा जाता है कि झूम की कृषि जो है सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कहाँ पे है? तो आपको नागालैंड में स्थित है। किस जंगल को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है? ठीक है, तो अमेजन वर्षा वन जो कि ब्राज़ील में स्थित है, और ये जो है कहाँ पे है? आपको भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र है, जो कि सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान यहीं पे है। समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से कौन नियमित करता है? समताप मंडल में, ठीक है, सबसे पहले मैंने बताया कि जो है क्या होता है, सबसे पहले ट्रोपोस्फीयर क्षोभ मंडल, इसके बाद समताप मंडल। इसमें ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से कौन नियमित करता है? तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड। कौन? नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो होते हैं आपको ओजोन के स्तर को क्या करते हैं? अवशोषित करने का काम करते हैं, कम करने का काम करते हैं। और ये जो किस मंडल में पाया जाता है? तो आपको समताप मंडल में पाया जाता है। ठीक है, विश्व का पहला देश जिसने भूमंडलीय तापमान के प्रतिकरण के कारण कार्बन टैक्स लगाया। ठीक है, विश्व में पहला वो कौन सा देश है जिन्होंने अपने संसद में आपको क्या लाया? आपको अधिनियम लाया, और अधिनियम लाने के बाद जो है क्या किया? अधिनियम लाने के बाद वहाँ एक तरह का ऐसा कानून बनाया गया कि यहाँ पे आपको भूमंडलीय जो टेम्परेचर बढ़ रहा, तापमान बढ़ रहा वैश्विक, उसके कारण जो है क्या लगाया जाएगा? कार्बन टैक्स लगाया जाएगा। तो कार्बन टैक्स लगाने वाला पहला देश कौन सा था? आपको था न्यूजीलैंड। ठीक है, कार्बन टैक्स लगाने वाला कौन सा देश था? आपको न्यूजीलैंड था। ठीक है, तो कार्बन टैक्स लगाने वाला देश कौन सा है? न्यूजीलैंड है। मानव गतिविधियों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष अवलंबन प्रदान करने के में उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसों का कुल मात्रा को क्या कहा जाता है? तो इसको जो हम सूचित किया जाता है किससे? आपको कार्बन पद चिन्ह के द्वारा इसको सूचित किया जाता है। कार्टेजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? ठीक है, कार्टेजेना प्रोटोकॉल जो है किससे संबंधित है? तो आपको संबंधित है, आपको जैव सुरक्षा से संबंधित है। ठीक है, जैव सुरक्षा से जो है संबंधित है कार्टेजेना प्रोटोकॉल। किस देश को दुनिया का कार्बन निगेटिव देश माना गया है? पूरे विश्व में एकमात्र ऐसा देश है जो कि कौन सा है? भूटान है, जो कि हमारा पड़ोसी देश है। यहाँ पे किसी भी प्रकार का जो है कार्बन प्रदूषण नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा क्या है, इसके भौगोलिक क्षेत्र उस तरह के हैं जहाँ पे अधिकांश मात्रा में आपको पेड़ पौधे और वन इससे संबंधित। कौन सी प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? ठीक है, कौन सी प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस जो सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट का काम करती है? तो इसमें सर्वाधिक मात्रा भी जो होती है किसकी? आपको सर्वाधिक मात्रा भी होती है जलवाष्प की, और सबसे ज़्यादा इफेक्ट भी करता है आपको जलवाष्प ही।
ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना किसके द्वारा किया गया था? तो इसका संकल्पना जो है सबसे पहले किया गया था जोसेफ फोरियर के द्वारा किया गया था। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया? जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये आपको भारतीय संसद के द्वारा दिसंबर 2002 को, कब? दिसंबर 2002 को आपको जैव विविधता अधिनियम पास किया गया। भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि, ठीक है, ये कहाँ पे है? तो आपको जहाँ भी जो है आर्द्र भूमि की बात आएगा, आर्द्र भूमि जो है जहाँ भी होगा आपको वैसे ही क्षेत्र में होगा जहाँ पे जल का जमाव हमेशा रहता है, दलदली वाले क्षेत्र में हमेशा ये होगा। तो सबसे जो है आपको सबसे बड़ा अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि कहाँ पे है? आपको गुजरात में स्थित है। रामसर सम्मेलन 2 फरवरी 1971 का संबंध किससे है? ठीक है, रामसर सम्मेलन, रामसर कहाँ पे स्थित है? आपको रामसर है आपको कहाँ पे? ईरान में स्थित है। ईरान का एक शहर है रामसर, वहीं पे इसका सम्मेलन किया गया था, उसी के नाम रखा गया रामसर सम्मेलन या आर्द्र भूमि सम्मेलन कहा जाता है इसको। तो दो इसका संबंध किससे है? तो आपको संबंधित है नम भूमि या इसको आर्द्र भूमि से कहते हैं। ठीक है, आर्द्र भूमि सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है। रामसर सम्मेलन हुआ कब था? तो 2 फरवरी 1971 में। इसमें भारत कब शामिल हुआ? तो भारत शामिल हुआ 1 फरवरी 1982 को। भारत कब शामिल हुआ? 1 फरवरी 1982 को। सर्वाधिक पूछा जाता है कि सर्वाधिक वेटलैंड जो है क्षेत्र जो है किस देश में है? तो सर्वाधिक है आपको यूके, यूनाइटेड किंगडम में। पहला जो है आपको रामसर में शामिल होने वाला जो है कौन सा क्षेत्र था? तो आपको था कोबर प्रायद्वीप। कहाँ का? ऑस्ट्रेलिया का। कोबर प्रायद्वीप कहाँ का था? ऑस्ट्रेलिया का था। आपको भारत में वर्तमान में बात करेंगे, भारत में रामसर साइटों की संख्या कितनी है? तो भारत में वर्तमान में रामसर साइटों की संख्या 49 है। कौन सी दवा गीधों के ह्रास के लिए उत्तरदायी है? तो आपको है डिक्लोफेनाक सोडियम, जो कि आपको क्या करता है? गीधों को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है, जिसके कारण अब वो आज के दिन में गीध को जो है विलुप्त के रूप में माना गया है। किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह प्राकृतिक आवास में नहीं देखा जाता है, वो 50 वर्षों तक वह नहीं देखा जाता है, तो उसको क्या माना जाता है? आपको विलुप्त उसको घोषित किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो मैंने बात किया था IUCN। ठीक है, IUCN के द्वारा इसको विलुप्त मान लिया जाता है। निम्नलिखित में से कार्यो बैंक एक्स सीट संरक्षण के लिए कौन सी गैस सामान्यतः प्रयोग में किया जाता है? तो इसमें प्रयोग किया जाता है आपको नाइट्रोजन के तौर पर इसको प्रयोग किया जाता है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? ठीक है, सर्वाधिक जैव विविधता की बात करें तो आपको सबसे ज़्यादा जो है भूमध्य रेखा के आसपास और भारत में जो है कहाँ पे? पश्चिमी तट पर, जिसको सह्याद्री पर्वतमाला के नाम से जाना जाता है। और उसमें भी पूछा जाएगा तो कहाँ पे है? आपको शांत घाटी कहाँ पे है? आपको केरल में। ठीक है, कहाँ पे है? केरल में स्थित है। इसके तट को आपको मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। कहाँ? मालाबार तट पूछा जाएगा तो आपको मालाबार तट के रूप में। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको स्थित है जामनगर, और ये जामनगर है कहाँ पे? आपको जामनगर स्थित है कहाँ पे? गुजरात में स्थित है। दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है? ठीक है, ये दो भिन्न समुदाय के बीच संक्रांति कौन कहलाता है? आपको इकोटोन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्यापी है, यह किस आंदोलन का नारा है? क्या था? एक नारा दिया गया है पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्यापी। यह जो किसका जो है आंदोलन का? आपको चिपको आंदोलन का नारा है, जिसमें मैंने बात किया चिपको आंदोलन से संबंधित कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा, जो कि किससे संबंधित था? आपको पर्यावरण से संबंधित था। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर, पारिस्थितिकी तंत्र में जितने भी पोषण स्तर होते हैं, ठीक है, सर्वाहारी, मांसाहारी और, ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो है किसको जो है आपको पोषण मिलता है? तो सर्वाहारी को मिलता है आपको, जो कि सब चीज़ों को जो है उपभोग के रूप में लेता है। प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत कौन आता है? प्रथम पोषक स्तर, ठीक है, पोषक स्तर में पूछा जा रहा है तो सबसे पहला जो पोषक स्तर होता है वो हरित पादप, जिसमें जो भी जो है क्या करते हैं? अपना भोजन खुद से बनाते हैं, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप अपना भोजन बनाते हैं, वो सभी जो है किस में आते हैं?
ठीक है, वो प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं। सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? सबसे स्थिर यानी कि जो है सबसे अस्थायी कौन है? तो सागरीय, जिसको हम किस रूप में जानते हैं? आपको समुद्र के रूप में जानते हैं। निम्न में से कौन सा एक कृत्रिम परितंत्र है? कृत्रिम मतलब कि खुद से जो है बनाया गया है, मनुष्यों के द्वारा बनाया गया है, तो इसमें जो खेत जो होता है वो कृत्रिम परितंत्र के रूप में जाना जाता है। ग्रीन वॉश क्या इंगित करता है? ग्रीन वॉश जो है एक शब्द है जो कि किसको इंगित करता है? तो ये पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करने से संबंधित है। किससे? पर्यावरण संरक्षण का। मिस बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कि पर्यावरण संरक्षण पे जो है अपना जो है चीज़ों को ठीक है, उसमें शामिल तो हैं, लेकिन जो है उस तरह से जो है उसको आगे नहीं बढ़ते हैं। तो आपको पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी किसने लॉन्च किया है, या ग्रीन आर्मी का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया सरकार के द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी का गठन किया गया है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपको ग्रीन पीस आपको कहाँ पे? एम्स्टर्डम में स्थित है। एम्स्टर्डम कहाँ पे है? नीदरलैंड में स्थित है। ठीक है, एम्स्टर्डम नीदरलैंड में इसका मुख्यालय स्थित है। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है किस पे? वर्षा की मात्रा वर्षा जो है कितना होगा नहीं होगा वो किस पे डिपेंड करता है? तो वायुमंडल में नमी की मात्रा पर डिपेंड करता है। वायुमंडल में नमी की मात्रा, आर्द्रता की मात्रा ज़्यादा होने पे आपको क्या होता है? वहाँ पे वर्षा भी अधिक होने का संभावना रहता है। किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों के दिन में मनाया जाता है? तो आपको ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, गर्मियों के दिन में मनाया जाता है, क्योंकि हम देखते हैं तो हमारे देश में बात करेंगे तो आपको दिसंबर के 25 दिसंबर के आसपास जो मनाया जाता है क्रिसमस, और 25 दिसंबर तक कहाँ होता है? सूर्य जो होता है आपको उत्तरी गोलार्ध में होता है, इसलिए जो है दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है? वहाँ पे गर्मी पड़ते रहता है। पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहा जाता है? पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहा जाता है? तो आपको जैव भू रासायनिक चक्र के रूप में जाना जाता है। ध्रुव तारा किसे कहा जाता है? तो उत्तरी तारे को हमेशा जो क्या कहा जाता है? उत्तरी तारों को ध्रुव तारा के रूप में, ध्रुव तारा के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल फसल है? ठीक है, जियोट्रोफा जो है वो बायोडीजल के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। मिस आपको इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, प्रश्न पूछा जाता है ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो जियोट्रोफा का प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? जैविक कीटनाशक में से आपको नीम जो होते हैं ये आपको जैविक कीटनाशक यानी कि कीटाणु, छोटे छोटे कीटाणुओं को क्या करता है? उसको मारने का काम करता है। शांत घाटी बचाओ का नारा किसने दिया था? तो आपको शांत घाटी हुआ था कहाँ पे? केरल में हुआ था। अब इसका नारा दिया गया था सुगाथा कुमारी के द्वारा दिया गया था। ठीक है, अब जो है ये जो था प्रश्न था, ये सब था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आपको अब जो भी प्रश्न आपको आएंगे ये सभी प्रश्न आपको वन लाइनर के तौर पर दिया जाएगा, जिसमें आपको फटाफट जो है लगभग 100 प्रश्न ऐसे होंगे जो आपको वन लाइनर में होंगे, जो कि कम से कम जल्दी से जल्दी जो है इसको हम लोग निपटाने का काम करेंगे। तो जो है देखेंगे आगे जो है वन लाइनर प्रश्नों को। और जो है एक चीज़ और मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप लोग जो है हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप तक कोई भी नोटिफिकेशन आसानी से पहुँच सके। और साथ ही साथ अपने ग्रुप में, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ इस जो है लिंक को शेयर भी कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को देख सके, फ़ायदा उठा सके। हम देखेंगे प्रश्नों को। भारतीय वन अधिनियम कब आया था? ठीक है, भारतीय वन अधिनियम कब आया? 1927 में। जैव विविधता अधिनियम कब की बात करेंगे? तो जैव विविधता अधिनियम भारतीय संसद के द्वारा 2002 में इसको पास किया गया। CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, SO2 कैसा प्रदूषक उदाहरण है? इसमें 2 प्रश्न पूछा जाता है कि एक प्राथमिक प्रदूषक, एक द्वितीयक प्रदूषक। तो वैसे गैस जो डायरेक्ट आपको जो है कहीं से निकल कर के क्या होते हैं? वातावरण में आते हैं, वो सभी प्राथमिक गैस के अंतर्गत आते हैं। जबकि जो बाहर में आकर के क्या करता है? दूसरे गैस के साथ रिएक्ट करता है, रिएक्शन करने के बाद बनता है, वो सभी जो है द्वितीयक प्रदूषक में आता है। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 और SO2 सब कौन में किस में आएंगे? ये सब प्राथमिक प्रदूषक हैं। ठीक है, प्राथमिक प्रदूषक है। वह गैस जो धरती पर हानिकारक और लाभदायक दोनों है। आपको CO2 हमारे लिए आवश्यक भी है, और ज़्यादा होने पे जो है वैश्विक टेम्परेचर बढ़ने के कारण हमारे लिए हानिकारक भी है। भारत का अंटार्कटिका में अनुसंधान केंद्र जो है, या जो है इसकी शुरुआत कब किया गया था? तो पहला अनुसंधान संस्थान था आपका था दक्षिणी गंगोत्री
ठीक है, एक था मैत्री, अब एक था आपको भारती। ये तीन जो है भारत का जो अंटार्कटिका में जो है अनुसंधान संस्थान है, जो कि दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री और भारती। इसकी स्थापना की बात करें तो दक्षिणी गंगोत्री की स्थापना 1983 में किया गया था। इसकी स्थापना की जाती है 1989 में। इसकी स्थापना की जाती है 2012 में। ठीक है, आगे देखेंगे टायलर पुरस्कार का संबंध किससे है। तो टायलर पुरस्कार जो है आपको पर्यावरण क्षेत्र में दिया जाता है। किस में दिया जाता है, ठीक है, पर्यावरण क्षेत्र में टायलर पुरस्कार दिया जाता है। डायनासोर का कब्रिस्तान कहाँ पे हो गया, आपको मैंने चर्चा किया है इसके बारे में। मोन्टाना कहाँ पे है, यूएसए अमेरिका में स्थित है। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब किया गया, 1985 में राजीव गांधी के द्वारा किया गया था। पहला विश्व जल दिवस कब मनाया गया, विश्व जल दिवस की बात करें, जल दिवस कब मनाया जाता है, आपको 22 मार्च को मनाया जाता है। इसका ईस्वी पूछा जा रहा है कि किस वर्ष मनाया गया था, तो जो आपको मनाया गया था 1993 में मनाया गया था। पारा या कैडमियम, ठीक है, पारा से कौन सी रोग होती है, तो आपको पारा से होता है मिनीमाता, जो किससे होता है, पारा से होता है। और आपको इससे कैडमियम से कौन होता है, इटाइड रोग। ठीक है, इटाइड रोग किससे होता है, कैडमियम से होने वाला रोग है। नाइट्रेट आयन या फ्लोराइड आयन, ये दोनों से जो है कौन सा रोग होता है। नाइट्रेट आयन से बात करें तो ब्लू बेबी सिंड्रोम, ब्लू बेबी सिंड्रोम किससे होता है, आपको नाइट्रेट आयन के जो है नाइट्रेट आयन के जो है अधिकता से होता है। और जो है फ्लोराइड के कारण कौन सी एक बीमारी होती है, फ्लोरोसिस। फ्लोरोसिस जो है किसके कारण होता है, फ्लोराइड आयन की अधिकता से होता है। पत्तियों की सरसराहट की तीव्रता, पत्तियां जो होती है पेड़ पौधे की, जब हवा चलती है तो उसकी जो है तीव्रता कितना डेसिबल होता है, तो आपको ये जो है रेंज में पूछा जाता है 15 से 20 डेसिबल। कितना, 15 से 20 डेसिबल तक इसकी तीव्रता होती है। किसे झील का तिल जो कहा जाता है, झील का तिल किसको कहा जाता है, झील का तिल जो है आपको कहा जाता है अम्लीय वर्षा को। किसके, अम्लीय वर्षा को। आर्सेनिक का बेहतर अवशोषक, आर्सेनिक को जो है आपको, आर्सेनिक क्या करता है, आपको जल प्रदूषक में, ठीक है, जल प्रदूषक का सबसे जो है सर्वाधिक प्रदूषण कौन फैलाता है, आपको आर्सेनिक फैलाता है। इसका मुख्य अवशोषक कौन है, तो इसका मुख्य अवशोषक होता है धान का पौधा। धान का पौधा क्या करता है, आपको आर्सेनिक को अवशोषित करने का काम करता है। स्मोग किसका संगठक है, तो स्मोग में बात करेंगे तो इसमें दो चीजें रहती है। एक हो गया आपको स्मोग, ठीक है, जो कि धुआं हो गया, ठीक है। एक हो गया क्या, फॉग। ये दोनों मिलकर के जो है क्या करता है, स्मोग का निर्माण करता है। सिक्किम भारत का पूर्ण जैविक कब बना, भारत का जो है पूर्ण जैविक जो है कृषि करने वाला भारत का राज्य है कौन है, वो आपको सिक्किम है। और ये कब बना था, तो 2016 में बना था। सफेद बाघों के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सी है, तो आपको जो है बांधवगढ़। बांधवगढ़ ये कहाँ पर स्थित है, आपको मध्य प्रदेश में स्थित है। ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल का प्राकृतिक आवास, ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल का प्राकृतिक आवास जो है कहाँ पे है, तो इसका मुख्य जो है आपको मुख्य रूप से कहाँ पे मिलता है, तो आपको पश्चिमी घाट में, ठीक है, पश्चिमी घाट, जहाँ पे हम इसको सह्याद्री के नाम से जानते हैं, इस क्षेत्र में आपको ज़्यादातर देखने को मिलता है। हरी धातु की संज्ञा किसको दिया गया है, तो एल्युमिनियम को, एल्युमिनियम को हरी धातु के रूप में इसको संज्ञा दिया गया है। ओजोन के संरक्षण का प्रभाव सर्वाधिक होता है, ओजोन के क्षरण का प्रभाव, ठीक है, ओजोन के क्षरण का प्रभाव जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है, तो आपको ध्रुवों पर, चाहे उत्तरी ध्रुव हो या दक्षिणी ध्रुवों पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है ध्रुव पर। जो कि अंटार्कटिका की हम बात करते हैं तो आपको कहाँ पे है, दक्षिणी ध्रुव पर, जहाँ पे सर्वाधिक इसका क्षरण हो रहा है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल प्रभावी कब से हुआ, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो ओजोन से संबंधित है, ठीक है। ये कब हुआ था आपको गठन, ये जो बैठक हुआ था 1987 में हुआ था। अब ये जो है कब से जो है प्रभावी हुआ, तो 1989 में ये प्रभावी हुआ। तितलियों के लिए सर्वाधिक प्रजातियां पाई जाती है, कहाँ पे पाई जाती है, तो आपको इसका क्षेत्र पूछा जा रहा है, तो आपको पाई जाती है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। कहाँ पे, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में से सर्वाधिक आपको प्रजातियां पाई जाती है। शीत मरुस्थल स्थित है, शीत मरुस्थल कहाँ पे, जो किसको कहते हैं, आपको हिमाचल प्रदेश में। पर्यावरण सुरक्षा एक्ट अधिनियम, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब आया, पर्यावरण सुरक्षा एक्ट को किस नाम से जाना जाता है, तो इसको छाता विधान के नाम से जाना जाता है।
छाता विधान के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब आया था? तो आपको 1986 में, जिसको छाता विधान के नाम से भी जाना जाता है। सोनिक बूम को व्यक्त किया जाता है, किसमें किया जाता है? तो सोनिक जो बूम होता है, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक इसको बोलते हैं। इसको मैक संख्या में इसको हम करते हैं, किसमें? मैक संख्या में इसको निरूपित किया जाता है। पैन ओजोन, स्मॉग, ये सब प्रदूषक है। तो किस प्रकार के प्रदूषक है? तो ये सब अभी जो है द्वितीयक प्रदूषक है। कौन सा है? द्वितीयक प्रदूषक है, जो कि ये सब क्या करता है? दूसरे गैसों के साथ रिएक्शन करने के बाद जो है इसका निर्माण होता है। तो ये सभी किस में आते हैं? द्वितीयक प्रदूषक में आते हैं। वायु प्रदूषक, ठीक है, यहाँ पे जो है हमको जो है चीज़ों को मिलान करना है। एस्बेस्टस धूल, एस्बेस्टस धूल जो होता है ये किसको प्रभावित करता है या किसको हानि पहुँचाता है? तो आपको फेफड़ा को। ठीक है, एस्बेस्टस से कौन प्रभावित होता है? फेफड़ा प्रभावित होता है। जब जो है पारा से बात करते हैं हम, तो पारा से कौन प्रभावित होता है? तो आपको, ठीक है, आपको सीसी नहीं होगा, इसको शीशा कीजिए। ठीक है, शीशा से बात करते हैं, तो शीशा से जो है प्रभावित होता है तंत्रिका तंत्र। कौन? तंत्रिका तंत्र। जबकि पारा से बात करते हैं, तो पारा से जो है हमारा उदर प्रभावित होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है? रक्त में धमनियों के साथ, ठीक है, इससे जो है प्रभावित कौन होता है? रक्त धमनियां प्रभावित होती है। नाइट्रेट के ऑक्साइड से जो है क्या होता है? नाइट्रेट की ऑक्साइड से अधिकता से हमारे शरीर में कैंसर जैसी बीमारियां उत्पन्न होती है। पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है, सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र में किसमें कौन आता है? तो इसमें जो है जैव मंडल है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना कब किया गया था? तो इसकी स्थापना आपको 2010 में की जाती है, जिसका मुख्यालय आपको दिल्ली में स्थित है। देश के प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित है। देश के प्राकृतिक पूंजी में कौन सम्मिलित है? तो आपको प्राकृतिक रूप से बात करेंगे तो वन, जल हो गया, ये सब खनिज हो गया, ये सब किस में आते हैं? सब जो है आपको प्राकृतिक जो है पूंजी के रूप में आते हैं। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है क्या है? तो सर्वाधिक भूमिका जो है क्या करता है? यह जो आपको जल चक्रण के रूप में काम करता है। कौन सी नोबेल गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? तो नोबेल गैस की बात करें तो इसमें जो है कौन सी नहीं पाई जाती है? तो रेडॉन की बात करते हैं हम। रेडॉन जो है वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। और आर्गन जो होता है सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। आर्गन सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस है, जबकि नहीं पाया जाता कौन? रेडॉन वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। भारत में हरित गृह कृषि करने वाला राज्य, भारत में हरित गृह, ठीक है, भारत में हरित गृह कृषि करने वाला राज्य कौन सा है? आपको पंजाब है। जबकि जैविक खेती करने वाला पहला राज्य कौन था? सिक्किम था, जो कि 2016 में पूर्ण रूप से जैविक कृषि के रूप में उसको मान्यता मिला। हरित विकास पुस्तक के लेखक, एक पुस्तक है जो कि पर्यावरण से संबंधित है, जिसका लेखक कौन है? WM एडम्स। WM एडम्स इसके लेखक हैं। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम का अन्य नाम क्या है? तो इसका जो रिपीट हो गया क्वेश्चन क्या है? छाता, ठीक है, इसको छाता अधिनियम के रूप में जाना जाता है या छाता विधान के रूप में जाना जाता है। पलाची माड़ा जो पर्यावरण के लिए अपार क्षति का कारण है, ये कहाँ पर स्थित है? तो आपको ये स्थित है, किस राज्य में स्थित है? तो आपको केरल में स्थित है। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी का स्थापना कौन किया है? आपको ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। किसके द्वारा? ऑस्ट्रेलिया के द्वारा ग्रीन आर्मी की स्थापना की गई है। जबकि जो है पर्यावरण टैक्स लगाने की घोषणा किसके द्वारा किया गया है? तो आपको न्यूजीलैंड के द्वारा किया गया है। समुद्री जल में सर्वाधिक व्याप्त लवण जो है कौन सा होता है? तो आपको NaCl होता है, जो कि सोडियम क्लोराइड, ठीक है, टेबल साल्ट के रूप में इसको जानते हैं। सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र जो है कौन सा है? आपको महासागर, ठीक है। प्रोजेक्ट शेर, ठीक है, प्रोजेक्ट शेर की शुरुआत कब हुआ था? 1972 में। प्रोजेक्ट हाथी होता है 1992 में। प्रोजेक्ट गेंदा कब होता है? 1987 में, ठीक है, प्रोजेक्ट गेंदा 1987 में। टाइगर की बात करें, टाइगर कब होता है? 1973 में। कछुआ की बात करेंगे तो कछुआ कब होता है? 1999 में, ठीक है। जैव विविधता अधिनियम कब आया? जैव विविधता अधिनियम आपको भारतीय संसद के द्वारा 2002 में पारित किया गया था। जनजातियों एवं अन्य पारिस्थितिकी वन निवासियों के लिए अधिनियम किस वर्ष लाया गया था? तो जनजातियों के लिए अधिनियम लाया गया था आपको 2006 में लाया गया था। ट्रैफिक मिशन का संबंध,
ठीक है। ट्रैफिक मिशन जो लाया गया था कब, 1976 में लाया गया था। इसका संबंध जो है किससे संबंधित था, प्रकृति, इसका प्रकृति संरक्षण से था। प्रकृति को संरक्षण करने के लिए, प्रकृति को संरक्षण के लिए आपको ट्रैफिक मिशन की शुरुआत की गया था 1976 में। भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट जो है कितने हैं, तो इसमें जो है टोटल जो है जैव आपको टोटल बात किया था मैंने कितना है, तो आपको चार गो इसमें टोटल शामिल है, जो कि पूर्वी हिमालय, इसमें बात करते हैं कौन कौन क्षेत्र है, तो पूर्वी हिमालय है, एक जो है आपको पश्चिमी घाट है, ठीक है, पश्चिमी घाट जो कि हम किस रूप में जानते हैं, आपको सह्याद्री के रूप में जानते हैं। अब एक है आपको सुंडालैंड, ठीक है, सुंडालैंड जो कि अंडमान के पास है, कहाँ पे स्थित है, आपको अंडमान के पास स्थित है। अब एक हो गया आपको म्यांमार, ठीक है, म्यांमार वाला क्षेत्र जो है, म्यांमार वाला क्षेत्र जो है आपको वहाँ पे है। तो ये चार है, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, सुंडालैंड और आपको म्यांमार वाला क्षेत्र जो है। वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग, ठीक है, वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग किसको कहा जाता है, किस राज्य को संज्ञा दिया गया है, तो आपको सिक्किम को, सिक्किम को वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग के रूप में संज्ञा दिया गया है। चीता को भारत में विलुप्त घोषित किया गया कब, भारत में जो है चीता 1952 में ही विलुप्त घोषित कर दिया गया था। फ्रिजों में जो, ठीक है, फ्रिज करिए इसको, फ्रिजों में जो गैस भरी जाती है वो कौन सी गैस है, तो ये आपको प्रशीतक के रूप में आपको किया जाता है। आपको इसको जानते हैं हम मेफ्रॉन के नाम से, मेफ्रॉन के रूप से इसको जाना जाता है। प्रशीतक के रूप में बड़े संयंत्रों में प्रयुक्त होता है, प्रशीतक के रूप में बड़े संयंत्रों में जो है किसका प्रयोग किया जाता है, तो अमोनिया का प्रयोग किया जाता है, किसका, अमोनिया का प्रयोग किया जाता है। घड़ियाल एक प्रजाति है, घड़ियाल क्या है, एक प्रजाति है जो कि किसकी प्रजाति के रूप में आता है, आपको मगरमच्छ की प्रजाति में आता है, ठीक, घड़ियाल किस में आता है, मगरमच्छ की प्रजाति में इसको श्रेणी में रखा जाता है। लिपस्टिक में कौन सा रसायन होता है, ठीक है, जो लिपस्टिक लगाते हैं उसमें कौन सा रसायन होता है, तो आपको इसमें सीसा की मात्रा अधिक मात्रा पाई जाती है। लिपस्टिक का जो है संबंध जो है आपको सिंधु घाटी सभ्यता से भी है, अगर इतिहास जोड़ के जाएंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता में भी लिपस्टिक का प्रमाण मिला है, जो कि कहाँ से, आपको चहुंदड़ों से, ठीक है, कहाँ से, चहुंदड़ों से आपको इसका प्रमाण मिला है। आर्सेनिक के लगातार संपर्क से बीमारी कौन सी होती है, तो आर्सेनिक की जो है सर्वाधिक, ठीक है, आर्सेनिक के लगातार संपर्क में रहने से कौन सी बीमारी होती है, तो ब्लैक फुट रोग, ब्लैक फुट रोग जिससे संबंधित हो। धान का पौधा बेहतर अवशोषक के रूप में किस में काम करता है, तो आपको धान का पौधा जो है किसको अवशोषित करने का काम करता है, तो आर्सेनिक को, ठीक है, आर्सेनिक को सर्वाधिक मात्रा में इसको अवशोषित करने करता है। जबकि धान के जो है आपको धान के खेतों से कौन सी गैस निकलती है, तो आपको CH4 मीथेन जो है उससे हमेशा निकलते रहती है। अम्ल वर्षा को कहा जाता है, अम्ल वर्षा को और किस नाम से जाना जाता है, तो आपको, ठीक है, झील का तिल के रूप में जाता है। सात घाटी आंदोलन जो है किससे संबंधित था, आपको कहाँ संबंधित, सात घाटी आंदोलन आपको हुआ था केरल में हुआ था, जो कि इससे संबंधित व्यक्ति थे कौन, डॉक्टर सलीम अली, डॉक्टर सलीम अली जो है इससे संबंधित व्यक्ति थे। टायलर पुरस्कार का संबंध किससे है, टायलर पुरस्कार है आपको पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। मेगा डाइवर्स देश, मेगा डाइवर्स देश के रूप में किसको जानते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया को, ऑस्ट्रेलिया को ग्लोबल 500 पुरस्कार, ग्लोबल 500 पुरस्कार किसको दिया जाता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो पर्यावरण के क्षेत्र में, ठीक है, किस क्षेत्र में, पर्यावरण जो है प्रतिरक्षा किया जाता है उसके क्षेत्र में जो आपको दिया जाता है। ये जो है, ये सब जो है आज का प्रश्न था, जो कि हमारा जो है लगभग आपको 200 से ऊपर प्रश्न होंगे, जो मैंने आपको ऑब्जेक्टिव और वन लाइनर के तौर पर कराया। आप जो किसी भी आप बुक से पढ़ते हो, किसी भी किताब से आप पढ़ के देखिएगा, आपको लगेगा खुद पढ़ने के बाद कि हाँ ये प्रश्न जो है हमारे लिए कामयाब है या नहीं है, या जो है आवश्यक जितना भी किया गया है वो क्या इससे भी और आपको पर्यावरण से संबंधित आपको प्रश्न बनते हैं या नहीं बनते हैं। तो आज के लिए जो है इतना ही, ठीक है, अब फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आप इस वीडियो को एक बार आप ज़रूर देखें, इससे पता चलेगा आपको कि आपको इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं आपको इसमें प्रश्न है या नहीं है। धन्यवाद।